मैं और मेरा भाई 3 साल से माँ के गर्भ में थे। इन 3 सालों में जब भी मैं बोर होता, मैं अपने भाई को पीट देता, क्योंकि मेरा भाई स्वर्ग का पुत्र था और मैं इस दुनिया का खलनायक बनने के लिए तय था। ये सिस्टम जो जितने बुरे काम करो उतना ताकतवर बनाता है, मुझे ये सच में बहुत पसंद था। 2.5 साल बीत चुके थे। आखिरकार अब मेरा जन्म होने वाला था। उस समय मेरे पिता दरवाजे के बाहर बेचैनी से इधर उधर घूम रहे थे। जब उन्होंने मेरी पहली रोने की आवाज सुनी तो मेरे पिता खुशी से मेरी ओर आए। मालिक, बेटा हुआ है। लेकिन मुझे मेरे पिता बहुत बदसूरत लगे। लेकिन मैंने सुना था कि सुंदर औरतों को देखने से इंसान सुंदर बन जाता है। ये सोचते ही मैं रोने लगा और मैंने उनके ठोड़ी पर लात मार दी। डिंग! तेज असर वाली पिता पुत्र मुस्कान डिटेक्ट हुई। 2 विलेन पॉइंट मिले। वाह! पिता की ठोड़ी पर लात मारने से भी विलेन वैल्यू बढ़ सकती है। हालांकि सिर्फ 2 पॉइंट थे, लेकिन जंगल में मच्छर भी मांस के बराबर होता है। उसी समय दाई ने देखा कि मेरा एक भाई अभी बाहर नहीं आया था, लेकिन मेरे भाई ने कहा कि वो फिलहाल बाहर आने को तैयार नहीं है। बाहर आने को तैयार नहीं का क्या मतलब है? अगर तुम बाहर नहीं आओगे तो मैं विलेन पॉइंट कहां से कमाऊंगा? भाई, पास वाली नौकरानी ने मुझे रोते हुए देखा। उसने मुझे गोद में उठा लिया। छोटे मालिक, चलिए दादी का दूध पीते हैं, ठीक है? कट! मैं नहीं पीता। भाई, तुम बाहर आओ मेरे लिए। डिंग! तेज असर वाली पिता पुत्र मुस्कान डिटेक्ट हुई। 50 विलेन पॉइंट मिले। सिस्टम का इनाम सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। मैं लंबे समय तक हैरान खड़ा रहा। क्या सच में ऐसे भी विलेन पॉइंट मिल सकते हैं? धत तेरे की! क्या ऐसी भी अच्छी चीज होती है? क्या यही खलनायक की खुशी है? 3 साल बीत गए। अब मैं बड़ा हो चुका था। मैं हर दिन सुंदर बहनों के साथ लुका छिपी खेलता था और मेरी तकनीक बेहद शानदार थी। बहन झुयून, आप हार गई। डिंग! होस्ट ने जेंटलमैन वाला मिशन पूरा किया। 200 विलेन पॉइंट मिले। ये काफी होना चाहिए। जब विलेन पॉइंट एक निश्चित संख्या तक पहुंच जाते हैं, कुछ समय बाद मैं अपनी अवस्था को बेहतर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता था। थोड़ी ही देर में मैंने काइवान मिरर तक कर लिया, लेकिन उस समय तीनों बहनें मुझे हैरानी से देख रही थी। उन्होंने मुझे बच्चे बनने का नाटक करते हुए देखा। बहन ब्यू, मुझे गोद में लेना है, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि अगले ही सेकंड मैं अचानक हमला कर दूंगा। डिंग! प्यार की किस पूरी हुई। 50 विलेन पॉइंट प्राप्त हुए। बेशक वे मुझसे नाराज नहीं हो सकती थी। आखिर उनकी नजरों में मैं सिर्फ 3 साल का बच्चा था जिसे कुछ भी नहीं पता, और क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता, मैं वो सब कर सकता था जो तुम नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, हमारे बाथरूम में मैंने एक इल्ली से उन्हें डरा दिया। बहनें न सिर्फ गुस्सा नहीं हुई, बल्कि मेरे साथ नहाने भी लगी। डिंग! होस्ट ने जेंटलमैन मिशन पूरा किया। 500 विलेन पॉइंट प्राप्त हुए। उसी समय महल के दूसरे हिस्से में सम्राट ने भी महसूस कर लिया कि मैंने काइवान मिरर को कर लिया है। 3 साल की उम्र में मैं इस स्तर तक पहुंच गया था। उन्हें मानना पड़ा कि यह असाधारण था, लेकिन उस समय मुझे आने वाले खतरे का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। मैंने सिस्टम चालू किया। सारे विलेन पॉइंट स्पीड एट्रीब्यूट में जोड़ दो। आखिर अगर भेड़िया बनना है तो अपने दांतों को मजबूत करना होगा, और अगर भेड़ बनना है तो अपने पैरों को तेज करना होगा। अपने छोटे भाई जैसे चुने हुए पुत्र का सामना करते हुए मैं सिर्फ यही कोशिश कर सकता था कि जंगल का सबसे तेज इंसान बन जाऊं, ताकि जैसे ही कुछ गलत लगे मैं तुरंत भाग सकूं। हाँ, मैं कितना स्मार्ट हूं। उस दोपहर मैं पेड़ पर आराम कर रहा था। अचानक आसमान में बिजली चमकी। आसमान फट पड़ा। क्या मेरा भाई बाहर आने वाला है? ओ नहीं, ये कोई बिजली नहीं थी। मैंने तेजी से एक बैंगनी भंवर को चकमा दे दिया जो मेरी तरफ उड़कर आ रही थी। असल में वो सम्राट था जो मुझे मारने आया था। उसी समय मेरे पिता और दादा भी तेजी से वहां पहुंच गए। बूढ़े नीचियों, क्या तुम मुझसे युद्ध शुरू करना चाहते हो? सम्राट ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सीधे मेरी ओर बढ़ा। क्या ये किन परिवार का बड़ा बेटा है? मुझे इसे छूने दो। जैसे ही वो मुझे छूने वाला था, मैं तुरंत अपने दादा के पीछे जाकर छिप गया। सम्राट हैरान रह गया। इतनी तेज गति? तलवार जैसे तेज, दादा ने कहा। माफ कीजिए, बच्चा आवाज से डर गया है। सम्राट अपना हाथ पीछे खींचने में असफल रहा। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता था कि यह आसान नहीं था। कोई बात नहीं। उसी समय मैंने मासूम बनते हुए पूछा, क्या आप सम्राट हैं? मैंने बहुत पहले से सुना है कि महाराज बुद्धिमान और शक्तिशाली है। आज आपकी तलवार की प्रतिष्ठा सच में देखने लायक है। मेरी चापलूसी सुनकर सम्राट खुश हो गया। एक बुद्धिमान और शक्तिशाली सम्राट होने के नाते क्या ऐसा हो सकता है कि कोई मेहमान खाली हाथ आए? ये सुनते ही सम्राट वेन यान का चेहरा नीला पड़ गया, लेकिन मैं लगातार अपनी बात आगे बढ़ाता रहा। नहीं ना, दाशिया के सम्राट होकर कोई मेहमान खाली हाथ कैसे आ सकता है? ये दृश्य देखकर दादा और पिता भी हंसी रोक नहीं पाए। सम्राट के पास कोई और रास्ता नहीं था। उन्होंने मजबूरी में अपने कपड़ों के अंदर से कुछ निकाला। मैं खाली हाथ कैसे आ सकता हूं? देखो, ये क्या है? यहां 9 तलवारें छिपी हुई है। इनमें से हर एक दुनिया का दुर्लभ हथियार है, और जब ये 9 तलवारें एक साथ होती है तो इनकी शक्ति हजारों सैनिकों से भी ज्यादा होती है। कैसा लगा? लेकिन ये कहते ही सम्राट को पछतावा होने लगा, क्योंकि ये 9 तलवारें सबसे बेहतरीन दिव्य हथियार थी। इनमें से कोई एक भी देना बहुत बड़ा नुकसान था। वो सच में इन्हें देना नहीं चाहता था। अचानक
मैंने एक हथियारों का डिब्बा पकड़ लिया, फिर मासूमियत से उसे देखते हुए कहा, 9 तलवारों के लिए धन्यवाद। मैं मन ही मन हंस पड़ा। भले मैं आज ना मरूं, लेकिन तुम्हारी खाल जरूर उतर जाएगी। सम्राट कुछ कहना चाहता था, लेकिन तभी पिता और दादा ने बीच में बात काट दी। वाह, सम्राट होने का यही मतलब है, पहली ही मुलाकात में 9 तलवारों का उपहार। आखिर सम्राट असली ड्रैगन सम्राट है, उन्हें इन बाहरी चीजों की क्या परवाह होगी। इसके बाद वे लगातार सम्राट की उदारता और विशाल दिल की तारीफ करने लगे। तुम्हें शिष्टाचार नहीं आता क्या? जल्दी सम्राट को प्रणाम करो। ये सुनते ही मैं तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। धन्यवाद महाराज। उस समय सम्राट कुछ कहना चाहता था, लेकिन बेबसी में उसे वापस निकल गया। महाराज, क्या आपने मार्शल आर्ट्स की दुनिया का एक नियम नहीं सुना? पिता और दादा का साथ पाकर मैं फिर से अभिनय करने लगा। जब बड़े लोग पहली बार छोटे लोगों से मिलते हैं तो वे उन्हें तलवार भेंट देते हैं। वैन यान ने मजबूरी में कहा। हाँ, ऐसा नियम सच में है। ये दृश्य देखकर सम्राट का सिर दर्द करने लगा। मैं तुम्हें अंडा दूं। मुझे तो इस समय महल में अपनी प्रिय पत्नी के साथ होना चाहिए था। मैं ऐसे मोटी चमड़ी वाले छोटे कमीने से कैसे मिल गया? जानवर, सच में जानवर। वाइल्डलैंड के सबसे शक्तिशाली देश का सम्राट, और फिर भी तलवार भेंट देने से बच नहीं पाया। अपनी इज्जत बचाने के लिए सम्राट को आखिरकार अपने शरीर पर रखा तियानबाओ लौकी मुझे देनी पड़ी। हालांकि ये कोई हमला या रक्षा करने वाला दिव्य हथियार नहीं था, लेकिन ये लौकी साधना की गति बढ़ा सकती थी और लड़ाई के दौरान जल्दी शक्ति वापस ला सकती थी। ये बूढ़ा आदमी सच में काफी उदार था। सम्राट की लौकी के लिए धन्यवाद। उसी समय सम्राट के माथे पर पसीना दोगुना हो गया। डिंग, डिटेक्ट हुआ कि होस्ट दूसरों की मदद करने के लिए तैयार है, और उसने तियानबाओ लौकी मुफ्त में रख ली। 1000 काउंटर अटैक पॉइंट प्राप्त हुए। उस समय मैं सोच रहा था कि कैसे उसे और सामान निकालने पर मजबूर करूं। महाराज, मेरा एक छोटा भाई भी है। तलवार जैसे सम्राट ने तुरंत 2 बार खासा और मेरी बात बीच में ही काट दी। अचानक मुझे याद आया कि महल में अभी कुछ काम बाकी है। इतना कहकर वो हवा में उठ गया, मुझे अलविदा कहने का मौका भी नहीं दिया और पल भर में गायब हो गया। लेकिन तभी मेरे बूढ़े पिता की नजर मेरी तलवारों पर पड़ गई। फेंग, तुम अभी छोटे हो, ये तलवारें फिलहाल तुम्हारे पिता संभाल कर रखेंगे। ये सुनते ही मैं तुरंत रोने लगा। ये मेरी है। जियांग जियान है, निकम्मे इंसान, तुमने मेरे बेटे की चीजें भी छीन ली। ठीक है, ठीक है, अच्छे पोते, मत रो, मैं तुम्हारे लिए वापस ले आऊंगा। जैसे ही मैंने तलवारें वापस ली, मैंने तुरंत अपना चेहरा बदल लिया। मैं रोने लगा। उसी समय अचानक आसमान में बिजली चमकी। मेरे पिता ने तुरंत मेरे माथे पर हाथ रखा। हो गया, तुम्हारी मां अब तुम्हारे दूसरे भाई को जन्म दे रही है। अपने पिता की पीठ को देखते हुए मैं उस समय अपनी भावनाओं को और नहीं रोक पाया। मेरे बेवकूफ छोटे भाई, क्या तुम आखिरकार आ रहे हो? बदबूदार भाई, क्या तुम्हें पता है कि इन 3 सालों में मैंने तुम्हें कितना याद किया? जब मैं अंदर गया तो मेरा भाई पिता की बाहों में कांपने लगा। मैं हैरानी से पिता के सामने खड़ा हो गया। पिताजी, मुझे अपने भाई को देखने दीजिए। लेकिन जैसे ही मेरे भाई ने मुझे देखा, वो इतना डर गया कि बोलने की हिम्मत भी नहीं हुई। पिताजी, मेरा दूसरा भाई रो क्यों नहीं रहा? उसे क्या हुआ है? इतना कहकर मैंने सीधे अपने भाई के पिछवाड़े पर थप्पड़ मार दिया। दर्द से मेरा भाई जोर जोर से रोने लगा। पिता ने मुझे डांटा, तुम अपने भाई को कैसे मार सकते हो? और मैंने तुरंत मासूम और दुखी चेहरा बना लिया। मैं तो डर गया था कि उसे कोई परेशानी हो गई है। डिंग, चुने हुए पुत्र के रोने की आवाज डिटेक्ट हुई। 5 साल बहुत जल्दी बीत गए, लेकिन अचानक सिस्टम ने मुझसे कहा कि मुझे अपने भाई की सुप्रीम बोन निकाल लेनी चाहिए। इनाम, अजय शक्ति। यह पहली बार था जब मैंने सिस्टम पर सवाल उठाया, लेकिन सिस्टम ने कहा कि सुप्रीम बोन फिर से उग सकती है। हालांकि सिस्टम ऐसा कह रहा था, फिर भी मुझे यह भरोसेमंद नहीं लगा। नहीं, मुझे शांत रहना होगा। उस समय मेरा भाई अभी भी पेड़ पर सो रहा था। मैं सीधे उसके सामने कूद गया। भाई, मुझे दोष मत देना। मैंने हाथ उठाया और उसके पिछवाड़े पर एक थप्पड़ मार दिया। डिंग, चुने हुए पुत्र के रोने की जांच हुई। 100 विलेन पॉइंट प्राप्त हुए। उसके बाद मेरे भाई ने मुझे चुपके से बाहर खेलने चलने को कहा, और तभी मुझे उसके साथ खेलने का एक नया तरीका सूझा। फिर हम दोनों मुसीबत वाले इलाके में पहुंचे। मैंने अपने भाई को जमीन पर बैठाकर रुला दिया और उसके बगल में एक कटोरा रख दिया। कुछ ही समय में हमने काफी पैसे कमा लिए। मेरा भाई भी बहुत खुश था। भाई, चलो कुछ स्वादिष्ट खाने चलते हैं। फिर मैंने अपने भाई से कहा कि मैं उसे बांस की कोपलों के साथ तला हुआ मांस खिलाऊंगा। मेरे भाई ने मासूमियत से पूछा, भाई, बांस की कोपलों के साथ तला हुआ मांस क्या होता है? क्या वो स्वादिष्ट होता है? मैंने उससे कहा, मांस बहुत स्वादिष्ट होता है। मेरा भाई बहुत खुश हो गया। वाह, मुझे मांस सबसे ज्यादा पसंद है। और जो अभी जमीन पर पड़ा था, वो असल में सिर्फ सोया हुआ भिखारी था। जब हम घर लौटे तो मेरे पिता को इस बात का पता चल गया। उन्होंने मेरे भाई की पिटाई शुरू कर दी। मैं उसके पास खड़ा होकर उसके लिए दया की भीख मांगने लगा, लेकिन जितना ज्यादा मैं उसके लिए बोलता, उतना ही ज्यादा पिता उसे मारते। कमरे में वापस आने के बाद मैंने अपने भाई के आंसू पोंछे। मेरा भाई बस यही कहता रहा कि मैं सबसे अच्छा हूं। ये तो तय है, आखिर बचपन बांस की कोपलों के साथ तले हुए मांस के बिना अधूरा है। अपने भाई के लाल पड़े पिछवाड़े को देखकर मुझे उसके लिए थोड़ा दुख होने लगा, क्योंकि वह जितनी जल्दी ठीक होगा, मैं उतनी जल्दी फिर से उसे पीट कर विलेन पॉइंट कमा सकूंगा। भाई, आप मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा। यही तो बड़े भाई का काम होता है। आखिर तुम चुने हुए पुत्र हो। उसी समय मैंने देखा कि मेरा भाई अभी भी गुस्से में था। भाई के पास तुम्हारा बदला लेने की एक योजना है। क्या योजना? लेकिन आखिर वो हमारे पिता है। उसने मुझे चोरी छुपे चीजें बेचते हुए देख लिया था। मेरा भाई तुरंत अपनी छाती थपथपाकर बोला, चिंता मत करो भाई, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा।
भाई का मतलब वो नहीं था, लेकिन अब जब तुम जानना ही चाहते हो तो मैं बता देता हूं। हमारे पिता ने पिछाड़ी पहाड़ी में एक छोटा सा गुप्त खजाना छिपा रखा है। अगर मां को इस बारे में पता चल गया तो पिता को मां से जरूर डांट पड़ेगी। यह सुनकर मेरा मासूम भाई बहुत खुश हो गया। मैं अभी जाकर बता देता हूं। जैसा उम्मीद थी, अगले ही दिन पिता को मां ने जोरदार डांट लगाई। अगर मेरे दूसरे बेटे ने मुझे ये बात नहीं बताई होती तो पता नहीं मैं कब तक अंधेरे में रहती। क्या तो एरवा का रहस्य अब भी छिपा हुआ था। इसके बाद मेरा भाई पिता के हाथों पकड़ा गया और फिर उसे दोबारा बांस की कोपलों के साथ तला हुआ मांस खाने को मिला और उसी समय मुझे फिर से विलेन पॉइंट मिल गए। समय बीतते बीतते रात हो गई। मेरे पिता और मां अपने स्पोर्ट्स टाइम में व्यस्त थे। तभी मेरे भाई ने मुझसे पूछा, भाई वो क्या कर रहे हैं? मैं बस इतना ही कह सका, वे साधना कर रहे हैं। मेरा मासूम भाई मुस्कुराते हुए बोला, भाई अगर मैं पिताजी की साधना में बाधा डाल दूं तो क्या उनके पास मुझे मारने की ताकत नहीं बचेगी? मैं वेन यान का जवाब ही नहीं दे पाया। हालांकि विलेन पॉइंट बहुत लुभावने थे, लेकिन यह तरीका सच में बहुत खतरनाक था। लेकिन मेरा भाई कुछ भी सुने बिना आगे बढ़ गया। मैं प्रतिक्रिया दे पाता उससे पहले ही वो मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया। फिर वो सीधे पिता के पास पहुंचा और जोर से चिल्लाया, पिताजी मैं अमीनोज हूं। इस अचानक चीख से पिता बुरी तरह डर गए। उनका छोटा खिलौना भी उसी पल नीचे झुक गया। हो गया काम तमाम। भाई अब तुम्हें खुद ही संभलना पड़ेगा। इसके बाद मेरे भाई की इतनी जोरदार पिटाई हुई कि मुझे ढेर सारे विलेन पॉइंट मिल गए। डिंग, डिटेक्ट हुआ कि होस्ट की वजह से चुने हुए पुत्र का दिल टूट गया। 1000 विलेन पॉइंट प्राप्त हुए। भाई मुझे दोष मत देना। आधा महीना बीत गया। पिछली बार मेरे भाई ने पिता की साधना में बाधा डाली थी। उसके बाद उसे घर में बंद कर दिया गया और वो बाहर नहीं निकल पाया। इस वजह से मुझे भी आधे महीने तक कोई विलेन पॉइंट नहीं मिले। अचानक आसमान में एक रथ की आवाज गूंजी। मैंने ऊपर देखा। वो तियानशन शहर के लिन परिवार की राजकुमारी थी। उसे देखकर मैं थोड़ा हैरान हो गया। लिन परिवार हमारे किन परिवार के पास क्यों आया है? डिंग, चुने हुए पुत्र का पता चला। लेवल 10। वाह, अफसोस की बात है कि यहां कोई चुना हुआ पुत्र नहीं है जिसे मैं पीट सकूं। लेकिन ठीक समय पर कोई आ ही गया। मेरे पिता से बातचीत के बाद पता चला कि वे लोग मेरे साथ रिश्ता देखने आए थे। बड़ी बहन ने मुझे देखा और हैरानी से बोली, ये किनफेंग है, कितना सुंदर है। तो क्या हुआ? ये मेरा नया सेवक है, लिनसान। क्या तुम उससे मुकाबला करके खुद को साबित करने की हिम्मत रखते हो? मैं उसकी बात पूरी तरह समझ नहीं पाया, क्योंकि उसी समय सिस्टम ने याद दिलाया कि लिनसान चुना हुआ पुत्र है और उसका स्तर अभी लेवल 10 था। यह सुनकर लिन परिवार थोड़ा शर्मिंदा हो गया। लिन, तुमने बदतमीजी की है। मेरे पिता ने भले ऐसा कहा, लेकिन उन्होंने उसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की। इसके बजाय उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा। ठीक है फेंग, तुम उसके साथ खेल सकते हो। पिता की अनुमति मिलते ही मैं और ज्यादा उत्साहित हो गया। आखिर मेरा छोटा भाई तो मेरा अपना भाई था, इसलिए जब भी मैं उसे मारता, मैं पूरी ताकत इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं करता था और हर बार उसे मारने पर मुझे सिर्फ 200 विलेन पॉइंट मिलते थे। इसी तरह 5 सालों में मैंने 50 मिलियन से भी ज्यादा विलेन पॉइंट जमा कर लिए थे। लेकिन अब कोई खुद चलकर मेरे पास आया था। मैं तेजी से आगे बढ़ा। लिनसान ने अपनी तलवार उठाकर वार रोक लिया। फिर उसने मुझे पीछे की ओर उड़ा दिया। उसके बाद उसने एक बेहतरीन मुद्रा बनाई और मुझे पकड़ने के लिए तैयार हो गया। मैं जमीन पर गिरा और अपनी पीठ झटक दी। उसकी तलवार का वार इतना भारी था कि मैं उसे पूरी तरह रोक नहीं पाया। राजकुमारी भी लिनसान के लिए उत्साहित होकर चिल्ला रही थी, लिनसान बहुत अच्छा, इस बच्चे को अच्छे से सबक सिखाओ। उसकी तलवार मुझे लगी और मैं भीतर से रोमांचित हो उठा। क्या यही एहसास होता है जब कोई विलेन नायक को दबाता है? फिर मैंने अपना दाहिना हाथ उठाया और चिल्लाया। उसी समय हवा में तेज टूटने की आवाज गूंजी। लिन परिवार के लोग हैरान रह गए। ये तो आकाश की 9 तलवारें हैं। फिर मैंने आसमान की ओर इशारा करके चिल्लाया, 9 तलवारें एक बनो। आकाश की 9 तलवारें पल भर में एक हो गई। मैंने तलवार को अपने हाथ में मजबूती से पकड़ लिया। यह दृश्य देखकर लिनसान हंस पड़ा। भले तुम्हारे पास तलवार हो, फिर भी तुम मेरे मुकाबले के नहीं हो। इसके बाद लिनसान ने लॉन्गेरिल स्वॉर्ड तकनीक का इस्तेमाल किया। हालांकि फेंग प्रतिभाशाली था, लेकिन उसकी उम्र सिर्फ 8 साल थी। वो लॉन्गेरिल स्वॉर्ड्समैन की तलवार का सामना कैसे कर सकता था? यह सोचकर मेरे पिता घबराकर मेरी ओर दौड़े। फेंग, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। लेकिन मैंने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। पीछे हट जाइए। कुछ कहे बिना पिता पीछे हट गए। ऐसा लग रहा था जैसे उनके अपने बेटे को ही उनकी मदद पसंद नहीं आई। फिर मैंने अपनी तलवार की शक्ति इकट्ठा करनी शुरू की। मैंने लॉन्गेरिल स्वॉर्ड तकनीक का इस्तेमाल किया। दोनों तलवारें आपस में टकराईं। एक भयानक विस्फोट हुआ। जैसे ही धुआं छंटा, लिनसान अविश्वास से मुझे देखने लगा। इस आदमी ने मेरी तलवार रोक ली, यह कैसे संभव है? अचानक उसकी तलवार में दरारें पड़ने लगी। टूट, उसकी तलवार चूर चूर होकर धूल बन गई। डिंग, बधाई हो होस्ट, आपने चुने हुए पुत्र के अजय हृदय में पहली दरार पैदा कर दी।
1,00,000 विलेन पॉइंट प्राप्त हुए। मैं हंस पड़ा। सिर्फ एक दरार पर ही 1,00,000 विलेन पॉइंट। अगर मैं इसके दिल में सीधे वार कर दूं तो कुछ ही मिनटों में करोड़ों पॉइंट मिल जाएंगे। अगले ही पल मैं उसके सामने जा पहुंचा। स्वीश, चुने हुए पुत्र पर प्रहार किया गया। 500 विलेन पॉइंट प्राप्त हुए। मुझे उसे मारने की कोई जल्दी नहीं थी। मैं बस लगातार विलेन पॉइंट इकट्ठा कर रहा था। तभी मेरे पिता मुझे रोकने आ गए। बस करो फेंग, ज्यादा हंगामा करना ठीक नहीं है। उसी समय लिन परिवार के लोग भी आगे आए। भाई किन सही कह रहे हैं। भाई किन, चलिए इस बार एक कदम पीछे हट जाते हैं। तभी राजकुमारी मेरे पास आई। किन फेंग, तुम कमाल हो। लेकिन उस समय मेरी नजर सिर्फ लिन सान पर थी। मैंने उसकी तरफ इशारा करके कहा, क्या तुम उसे अक्सर मेरे पास भेज सकते हो? यह सुनते ही वैन यान गुस्से में बोली, मैं चाहती हूं कि तुम मेरे पति बनो, लेकिन तुम्हें तो सिर्फ मेरे नौकर के साथ खेलना है। इतना कहकर वो गुस्से में चली गई। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि ये लड़की इतनी नाराज क्यों हो गई। जब वे घर लौटे तो लिन परिवार ने अपनी बेटी की शादी मेरे छोटे भाई से तय करने की बात कही। राजकुमारी ने हैरानी से पूछा, आप मेरी शादी किन परिवार के दूसरे बेटे से क्यों कर रहे हैं? लिन परिवार भी उलझन में पड़ गया। बेटी, क्या तुम किन परिवार के बड़े बेटे से शादी नहीं करना चाहती थी? ये सवाल सुनकर राजकुमारी पूरी तरह निरुत्तर हो गई। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं किन परिवार के दूसरे बेटे से 2 साल बड़ी हूं। अगर ये बात बाहर फैल गई तो लोग मजाक उड़ाएंगे। लिन परिवार ने छोटी राजकुमारी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, इसमें मजाक की क्या बात है? आजकल तो बड़ी बहन और छोटे भाई वाला प्यार बहुत लोकप्रिय है। लेकिन चाहे लिन परिवार कुछ भी कहे, छोटी राजकुमारी फिर भी शर्म से लाल हो गई। लेकिन छोटी राजकुमारी अब भी दूसरे बेटे से शादी नहीं करना चाहती थी। यह सुनकर लिन परिवार के मुखिया ने पूछा, अच्छी बेटी, क्या तुम्हें किन परिवार का बड़ा बेटा पसंद है? राजकुमारी का चेहरा लाल हो गया, लेकिन फिर भी उसने कहा, नहीं, अगर तुम्हें बड़ा बेटा पसंद नहीं है तो फिर तुम दूसरे बेटे से शादी कर लो। बस फैसला हो गया। यह सुनते ही छोटी राजकुमारी गुस्से में बाहर भाग गई। पिताजी, आप मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। लिन परिवार का मुखिया पूरी तरह चौंक गया। यह क्या हो रहा है? मेरी बेटी को आखिर हुआ क्या है? यह सब सुनकर मैं भी थोड़ा निरुत्तर हो गया। एक भयंकर लड़ाई, और अब शादी की बातें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। छोड़ो, प्यार का दुख ज्यादा समय तक नहीं रहता। मैंने अपने पास खड़े लिन सान की ओर देखा। इस जिंदगी में मेरे लिए वही काफी है। उसी समय लिन सान को अचानक ठंड सी महसूस हुई। फिर मैंने अपने पिता से कहा, मैं बाहर जाकर लिन सान भाई के साथ खेलना चाहता हूं। राजकुमारी तुरंत खड़ी हो गई और बोली, लिन सान, तुम लोग कहां खेलने जा रहे हो? मुझे क्यों नहीं बुला रहे? ये देखकर मेरे पिता और लिन परिवार का मुखिया मुस्कुरा दिए। ये तो शिंग और फेंग के रिश्ते को बेहतर बनाने का सही मौका है। इसलिए लिन परिवार के मुखिया ने कहा, ऐसा है तो लिन सान, तुम युवा महिला और किन परिवार के दूसरे बेटे को साथ लेकर बाहर घूमने जाओ। यह सुनकर मैं बस मन ही मन हंस पड़ा। तो अब एक के साथ एक फ्री मिल रहा है। हालांकि ये मेरी योजना नहीं थी, लेकिन दूसरी तरफ से इतने सारे विलेन पॉइंट मिल रहे थे कि मना करना मुश्किल था। फिर हम बाजार पहुंच गए, क्योंकि चुना हुआ पुत्र आमतौर पर दुर्लभ खजानों को पहचान सकता है। इसलिए उसने जो भी चुना मैं वही खरीदने लगा। मालिक, मुझे ये चाहिए। डिंग, बधाई हो होस्ट, आपने चुने हुए पुत्र की आध्यात्मिक घास छीन ली। 300 विलेन पॉइंट प्राप्त हुए। उसी समय लिन सान ने एक और गोली उठाई। मैंने तुरंत वो गोली भी छीन ली। मालिक, ये भी मुझे चाहिए। डिंग, बधाई हो होस्ट, आपने चुने हुए पुत्र की औषधि छीन ली। 300 विलेन पॉइंट प्राप्त हुए। लिन सान पूरी तरह उलझन में पड़ गया। यह आदमी थोड़ा अजीब है, और ये मुझे इतनी गहरी नजर से क्यों देख रहा है? उसी समय छोटी राजकुमारी मेरे पास दौड़कर आई। किनफेंग, क्या तुम मेरे साथ बाजार घूम सकते हो? लेकिन मैंने एक हाथ से उसे पीछे धकेल दिया। तुम मेरे रास्ते में आ रही हो। यह सुनकर वो गुस्से से भर गई। तुम इस युवती को नजरअंदाज करने की हिम्मत करते हो? लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा अचानक बदल गया। किनफेंग कितना साहसी है, मुझे ये बहुत पसंद है। उसी समय मेरे प्यारे छोटे भाई और लिनसान दोनों की नजर एक ही वस्तु पर पड़ी। 2 चुने हुए पुत्र उस चीज के लिए आपस में झगड़ने लगे। अगर दोनों को एक ही चीज पसंद आ रही थी तो वो जरूर कोई खास खजाना होगा। मैं तुरंत सीधे दुकानदार के पास भागा। मालिक, ये कितने का है? मुझे ये चाहिए। 1010 युआन। लेकिन अगर युवा मालिक लेना चाहें तो 888 युआन में दे दूंगा, शुभ संख्या समझकर। मैंने बिना कुछ कहे तुरंत खरीद लिया। हालांकि मुझे नहीं पता था कि ये आखिर है क्या, लेकिन अगर 2 चुने हुए पुत्र एक साथ इसे देख रहे हैं तो ये साधारण चीज नहीं हो सकती। फिर मैंने उसे ध्यान से देखने की कोशिश की, लेकिन मुझे उसमें कुछ भी खास दिखाई नहीं दिया। उसी समय मेरा प्यारा छोटा भाई मेरे पास आया। भाई, क्या आप ये मुझे दे सकते हैं? मैंने थोड़ा सोचा, जब मैं एक विलेन होकर भी इसकी असली ताकत नहीं समझ पा रहा तो क्यों ना चुने हुए पुत्र को ही इसे आजमाने दूं। इसके बाद मैंने उसे बेवकूफ बनाना शुरू किया। भाई, मैंने ये छोटी सी चीज 888 युआन में खरीदी है। एक बड़े भाई के तौर पर मैं तुम्हें 2 8 मुफ्त दे देता हूं। अब तुम्हें बस बाकी के 8 के पैसे देने हैं, और मैं तुम्हें इसे 2 दिन के लिए उधार भी दे दूंगा।
मेरा भाई खुशी खुशी मांग गया। फिर उसने अपना बटुआ मुझे दे दिया। मैं हंस पड़ा। मेरा भाई सच में बहुत भरोसेमंद है। फिर मैंने उससे 810 युआन लिए और वो सूखा थैला वापस उसकी तरफ फेंक दिया। उसी समय मेरा भाई अब भी खुशी से चिल्ला रहा था, भाई आप मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। डिंग। डिटेक्ट हुआ कि होस्ट ने मासूम चुने हुए पुत्र को धोखा दिया। 500 विलेन पॉइंट प्राप्त हुए। उसी समय मैंने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि लिन सान फिर से सामान खरीद रहा था। मैं तुरंत उसके पास पहुंच गया। मालिक, आपकी सारी चीजें मुझे चाहिए। करीब था, लगभग मैं इन्हें नहीं ले पाता। अब लिन सान सच में थोड़ा डर गया था। ये युवा मालिक हमेशा मुझे घूरता रहता है और हर बार मेरे सामने दिखावा करता है। ये बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। ये सोचते ही लिन सान के माथे पर पसीना आ गया। इस युवा मालिक में कुछ गड़बड़ है, मुझे इससे दूर रहना होगा। इसके बाद लिन सान ने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो पहले ही विदा लेकर चला गया। क्या अफसोस है, उसके चले जाने के बाद मैं और विलेन पॉइंट नहीं कमा सकता। अगले दिन मैं फिर से लिन परिवार के घर पहुंचा। राजकुमारी ने मुझे बताया, आज लिन सान अचानक बीमार महसूस कर रहा है, तो क्यों ना आज मैं आपके साथ घूमने चलूं? ये सुनते ही मैंने सीधे मना कर दिया। अभी मुझे सिर्फ लिन सान चाहिए। लेकिन ठुकराए जाने के बाद भी राजकुमारी नाराज नहीं हुई। उसे लगा कि मैं ऐसा आदमी हूं जो महिलाओं को खुश करने की कोशिश नहीं करता और ताकतवर लोगों से भी नहीं डरता, और इसी वजह से वो मुझे और ज्यादा पसंद करने लगी। दरवाजे के पीछे छिपकर सब सुन रहे लिन सान के शरीर में फिर से ठंडी लहर दौड़ गई। युवा मालिक ने कहा, जब तक मेरा कोई लक्ष्य है, मेरा सपना एक सर्वोच्च सेवक बनने का है, ना कि किसी नीच जानवर जैसा इंसान। किन परिवार और लिन परिवार की शादी की घोषणा पूरी दुनिया में कर दी गई। इसका मतलब था कि अब हमारे दोनों परिवार आधिकारिक रूप से एक गठबंधन में बंध चुके थे। लेकिन मैं खुश नहीं था, क्योंकि अब से मेरे डबल बॉक्स खजाना खोजने वाले कागज का सिर्फ एक ही डिब्बा बचा था। मैंने प्यार भरी नजरों से गाड़ी में बैठे लिन सान को देखा, लेकिन जैसे ही लिन सान ने मेरा चेहरा देखा, वो डर के मारे तुरंत दूसरी तरफ देखने लगा। लिन सान से विदा लेने के बाद मैंने सिस्टम खोला। मैंने पाया कि सिर्फ कुछ ही दिनों में मैंने लिन सान से 150,000 विलेन पॉइंट कमा लिए थे और साथ ही मुझे एक लॉटरी ड्रॉ का मौका भी मिला था। मैं उत्साह से भर गया। पता नहीं इस बार मुझे क्या मिलेगा। डिंग। बधाई हो होस्ट, आपने गॉड लेवल बौद्ध तकनीक ग्रेट वेथेन ड्रैगन प्राप्त की। यह तकनीक राक्षसों को दोगुना नुकसान पहुंचाती है और साथ ही इसमें एक विशेष शक्ति भी है जिससे एक नजर में पता लगाया जा सकता है कि सामने वाला दानव है या नहीं। मैंने सिर्फ इतना देखा कि एक सुनहरा ड्रैगन मेरे चारों ओर घूमने लगा। फिर वो सुनहरी रोशनी मेरे शरीर के अंदर समा गई और मैं उस भ्रम से बाहर आ गया। उसी समय मेरे कंधे पर ड्रैगन के निशान जैसा चिन्ह उभर आया। फिर मैंने जोर से चिल्लाया, ग्रेट वेथेन ड्रैगन। धड़ाम। एक सुनहरी रोशनी छत को तोड़ते हुए आसमान में जा पहुंची। बुरा हो गया, हलचल कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गई। नई सीखी हुई कला को छिपाने के लिए मेरे पास सिर्फ अभिनय करने का ही रास्ता बचा था, इसलिए मैं तुरंत दौड़ पड़ा। सिस्टम, अभी मुझे अपग्रेड करना है। जैसे ही आवाज गूंजी, वो सुनहरी रोशनी मेरे शरीर से फिर बाहर फूट पड़ी। दादा ने हलचल सुनी और तुरंत वहां पहुंच गए। मुझे फिर से करते देखकर दादा बिना कुछ सोचे चौंक पड़े। ये बच्चा तो बहुत डरावना है। उसी समय सिस्टम ने बताया कि मैं सफलतापूर्वक दूसरे स्वर्गीय स्तर तक पहुंच गया हूं। कुल 130,000 विलेन पॉइंट खर्च हुए। सच कहूं तो मेरे लिए इतने पॉइंट जमा करना आसान नहीं था। उसी समय किन और लिन परिवार के गठबंधन की खबर दाशिया साम्राज्य के शाही महल तक भी पहुंच चुकी थी। मंत्री लगातार हमारे दोनों परिवारों के खिलाफ शिकायतें करने लगे। दाशिया का सम्राट मेरे और मेरे भाई की ताकत से और भी ज्यादा डरने लगा। अपनी गद्दी सुरक्षित रखने के लिए उसने हमारे दोनों परिवारों को खत्म करने का फैसला कर लिया। यह खबर मिलते ही दादा और पिता ने तुरंत पारिवारिक सभा बुलाई। कबीले के लोगों ने कहा, सबसे बुरा हुआ तो हम जान की बाजी लगाकर युद्ध शुरू कर देंगे। और मैं भी छिपकर यह सब सुन रहा था। क्या सच में युद्ध शुरू होने वाला है? क्या मुझे भाग जाना चाहिए? लेकिन आखिरकार मैंने ये विचार छोड़ दिया। हालांकि मैं एक यात्री था और शुरू से ज्यादा भावनाएं जोड़ने का इरादा नहीं रखता था। आखिर एक बार कमजोरी बन जाए तो इंसान आसानी से खतरे में पड़ जाता है। लेकिन पिछले 8 वर्षों में किन परिवार ने मेरे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार किया था। मैं बस खड़ा होकर सब कुछ होते नहीं देख सकता था। उसी समय मुझे कल सिस्टम द्वारा दिया गया मिशन याद आया, मेरे छोटे भाई की सुप्रीम बोन निकालना। मैंने दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। दादा, पिताजी, मेरे पास एक तरीका है। असल में इस पूरे मामले की जड़ मैं और मेरा छोटा भाई है। हम दोनों के प्रकट होने से संतुलन टूट गया है। इसी वजह से शाही परिवार को खतरा महसूस हो रहा है। अगर किसी तरह मुझे और मेरे छोटे भाई को छिपा दिया जाए तो युद्ध जारी रखने की कोई वजह नहीं बचेगी। दादा ने गंभीर स्वर में कहा, अगर अभी तुम दोनों भाइयों को छिपा भी दिया जाए तो भी शिया शाही परिवार कभी हार नहीं मानेगा जब तक तुम दोनों मारे या अपंग न कर दिए जाओ। दादा सही कह रहे थे। अपंग, दूसरे भाई की सुप्रीम बोन निकाल दो और उसकी भविष्य की ताकत को तोड़ दो।
यह सुनकर दादा ने कहा कि यह तरीका संभव है, लेकिन मेरे पिता ने तुरंत इसका कड़ा विरोध किया। हाउ अभी सिर्फ 5 साल का है, यह दर्द उसकी उम्र के बच्चे को नहीं सहना चाहिए। सिंहासन पाने के लिए सिर्फ सुप्रीम बोन काफी नहीं होती, उसके लिए इच्छा शक्ति और मजबूत भाग्य भी चाहिए होता है। इन सबका अपना भाग्य तय होता है। हाउ अपनी सुप्रीम बोन खोकर खुद को छिपा सकता है, लेकिन फेंग, तुम्हारा क्या होगा? मैंने गंभीर होकर जवाब दिया। किन परिवार का बड़ा बेटा अपने छोटे भाई की प्रतिभा से जल गया, इसलिए उसने खुद ही उसकी सुप्रीम बोन निकाल ली। सच्चाई सामने आने के बाद वो किन परिवार से भाग गया। किन परिवार के पूर्वज क्रोधित हो उठे। उन्होंने किन फेंग को हमेशा के लिए परिवार से निकाल दिया और पूरे हुआंगु में आदेश दे दिया गया कि उसे देखते ही मार दिया जाए। यह सुनकर सभा में बैठे सभी बुजुर्ग स्तब्ध रह गए। अगर दूसरे बेटे की सुप्रीम बोन निकाली जाती तो वो सिर्फ शारीरिक पीड़ा सहता, लेकिन बड़ा बेटा किनफेंग, उसे शरीर और मन दोनों की यातना सहनी पड़ती। ना सिर्फ उसे किन परिवार के गद्दार का नाम मिलेगा, बल्कि परिवार की सुरक्षा खोने के बाद पूरा वूझी संसार भी उसका शिकार करेगा, जब तक कि एक दिन दूसरा बेटा बड़ा होकर उसका नाम साफ न कर दे। यह सुनकर मेरे पिता पूरी तरह गुस्से में भर गए। उन्होंने दृढ़ता से इस योजना का विरोध किया। इतनी क्रूर बात? अगर लड़ना है तो लड़ेंगे। क्या हम शाही दरबार के उन बूढ़ों से डरते हैं? फेंग, चिंता मत करो, चाहे मुझे अपनी बूढ़ी हड्डियां भी दाव पर क्यों न लगानी पड़े, मैं तुम्हें और हाउ को जरूर बचाऊंगा। मैंने आगे कहा, परिवार की खातिर अगर सारे परिणाम मुझे अकेले झेलने पड़े तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फेंग, मुझे पता है तुम अच्छे बच्चे हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि अगर तुमने यह रास्ता चुना तो भविष्य में तुम्हें क्या क्या सहना पड़ेगा? अगर तुमने ये कदम उठा लिया तो फिर कभी पीछे मुड़कर पछताने का मौका नहीं मिलेगा। मैंने दृढ़ आवाज में कहा, मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। इसके बाद दादा ने आखिरकार मेरी योजना मान ली। जब पिता ने दादा का फैसला सुना तो वे घुटनों के बल बैठ गए। बुजुर्ग महोदय, मैं आपसे विनती करता हूं, कोई और रास्ता जरूर होगा। यह दृश्य देखकर मेरा दिल भारी हो गया। मेरी अभिनय कला इतनी अच्छी होने के बाद भी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? किन फेंग की योजना सबसे सही है। यह पूरे किन परिवार के नुकसान को सबसे कम कर सकती है। अगर सबसे बुरा हुआ भी तो सिर्फ किन फेंग की कुर्बानी होगी। यह सुनकर पिता और भी ज्यादा टूट गए। वे मेरे बच्चे हैं, फेंग अभी सिर्फ 8 साल का है। मैंने पिता को उठाया। पिताजी, चिंता मत कीजिए, आपका बेटा सुरक्षित वापस आएगा। इसके बाद मैं मुड़ा और अपने छोटे भाई के कमरे की ओर चल पड़ा। उस समय आसमान में तेज बारिश हो रही थी। मैंने दरवाजा खोला। आवाज सुनकर मेरा भाई धीरे धीरे जाग गया। मुझे देखकर उसने तुरंत अपने हाथ फैला दिए। भैया, मुझे गोद। उसकी बात पूरी होने से पहले ही मैंने एक हाथ से उसकी सुप्रीम बोन पकड़ ली। मेरे भाई की डरी हुई आंखों को देखते हुए भी मेरे हाथ नहीं रुके। सुप्रीम बोन, मैं इसे ले रहा हूं। डिंग, बधाई हो होस्ट, आपने चुने हुए पुत्र की सुप्रीम बोन निकाल ली। स्वर्गीय विद्रोही मिशन पूरा हुआ। इनाम अजय वर्महोल प्राप्त हुआ। मेरे भाई का छोटा हाथ धीरे धीरे नीचे गिर गया। बिस्तर पर पड़े अपने भाई को देखते हुए मेरा दिल बुरी तरह दर्द से भर गया। मेरे बेवकूफ छोटे भाई, कृपया अपने बड़े भाई को माफ कर देना। अगर वर्महोल ही अजय रास्ता है तो फिर किसी और की हड्डियों का सहारा क्यों लेना? इसके बाद मैं अपने माता पिता के कमरे के सामने पहुंचा। धड़ाम, मैंने उनके सामने सिर झुका दिया। आपका बेटा कर्तव्यहीन निकला। धड़ाम, मैंने फिर से सिर झुकाया। माता पिता, जब मेरा छोटा भाई बड़ा हो जाए तो उसे कहिएगा कि वह मुझसे नफरत न करे। उसे यह भी बता दीजिएगा कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। धड़ाम, एक बार फिर मैंने सिर झुकाया। माता पिता, आपका बेटा अब जा रहा है। इतना कहकर मैं मुड़ा और वहां से चला गया, सम्राट की नजरों से सब छिपाने के लिए। मेरे पिता ने मेरे जाने के बाद पिता सिर्फ ये दर्द अपने दिल में दबाकर रह गए। जब मां ने मुझे जाते हुए देखा तो वो दौड़कर बाहर आई। मेरा बेचारा बच्चा। आखिरकार दुख और दर्द सह न पाने के कारण मां बेहोश हो गई। मैं भी अपने 8 साल पुराने घर को भूल नहीं पा रहा था। उसी समय दादा की आवाज हजारों मील दूर तक गूंजी। फेंग, तुम कहां जा रहे हो? मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं शाही दरबार को थोड़ा मजा चखाने जा रहा हूं। दादा ने बस इतना कहा, जिंदा वापस आना। अगले दिन मेरी बड़ी बहन हमेशा की तरह मेरे छोटे भाई को नहलाने आई। धड़ाम, उसके हाथ से पानी का टब जमीन पर गिर पड़ा। फिर एक चीख पूरे किन परिवार में गूंज उठी। कोई है, दूसरे युवा मालिक पर हमला हुआ है। यह खबर सुनते ही मेरे पिता तुरंत वहां पहुंचे और मेरे भाई के घावों पर पट्टी बांधने लगे। लेकिन जब उन्होंने सुना कि अपराधी मैं था तो मेरी बड़ी बहन की आंखों से आंसू बहने लगे। ये कैसे हो सकता है? बड़े युवा मालिक को मैंने खुद पाला है, वो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन उस समय पिता गुस्से से कांप रहे थे। आखिरकार गुस्से में उन्होंने खून उगल दिया। फेंग, मैं तुमसे माफी चाहता हूं। इतना कहकर वो सीधे बेहोश हो गए। लेकिन इस कहानी को और वास्तविक बनाने के लिए दादा भी वहां पहुंचे।
उन्होंने क्रोध से घोषणा की। किन फेंग ने लालच में आकर अपने छोटे भाई की सुप्रीम बोन खुद के लिए निकाल ली। मैं, किन परिवार का मुखिया, आज घोषणा करता हूं कि किन फेंग को हमेशा के लिए किन परिवार से निकाला जाता है और जहां भी वो मिले उसे मार दिया जाए। यह सुनकर पूरे परिवार में हलचल मच गई। बड़े युवा मालिक, अब दूसरे युवा मालिक की सुप्रीम बोन भी नष्ट हो चुकी है। अगर हमने किन फेंग जैसे स्वपुत्र को भी खो दिया तो आने वाले युद्ध में हमारा किन परिवार कैसे जीतेगा। लेकिन दादा गुस्से से गरज उठे, ऐसा बेटा अब हमारे किन परिवार का सदस्य कहलाने लायक नहीं है। अगले दिन दाशिया महल में जब सम्राट को यह खबर मिली तो वो बेहद खुश हुआ। किन परिवार के 2 महान स्वर्ग एक साथ गिर गए। स्वर्ग सच में मेरे साम्राज्य का साथ दे रहा है। उसी समय, क्योंकि मैंने अपने भाई की सुप्रीम बोन निकाली थी, मुझे 1 मिलियन एंटीस्पाई पॉइंट मिले। फिर मैंने एक्सचेंज सिस्टम खोला। जैसे जैसे ऊर्जा मेरे शरीर में बहती गई, मैं सफलतापूर्वक परफेक्ट मोमेंट तक पहुंच गया। अचानक एक लड़की की चीख सुनाई दी। मैं तुरंत पेड़ पर छलांग लगाकर स्थिति देखने पहुंचा। मैंने देखा कि 3 आदमी एक युवा लड़की को घेरकर मजाकिया हंसी हंस रहे थे। वाह, कितनी बड़ी सुंदरता है। उसी क्षण मैं खुद को रोक नहीं पाया और उस लड़की की ओर देखने लगा। यह तो नायकों द्वारा सुंदरियों को बचाने का शानदार मौका है। लगता है अब मेरे दुखी नायक बनने का समय आ गया है। मैं आगे बढ़ा और जोर से चिल्लाया, अरे जानवरों, उस लड़की को छोड़ दो। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। अचानक एक परछाई मेरे पास से तेजी से गुजरी। क्या? अरे नहीं, आर्थर, लिनसान यहां कैसे आ गया? डरो मत छोटी बहन, मुझे इन्हें सबक सिखाने दो। शिन फेंग हैरानी से देखता रह गया। क्या? लिनसान कहीं से भी टपक गया और फिर से मेरा डायलॉग मार लिया। गंजे लुटेरे ने गुस्से में उस बच्चे की तरफ देखा जिसने उसके नेक काम में दखल देने की हिम्मत की थी। पर इसी वक्त एक चेले ने जल्दी से चेतावनी दी, बॉस देखिए, ये बिल्कुल उस आदमी जैसा दिखता है जो वांटेड पोस्टर पर है। शिन फेंग के चेहरे का पोस्टर से मिलान करने पर पता चला कि ये वही टेढ़े मुंह वाला लड़का है। उस आदमी ने तुरंत पक्का किया कि ये शिन फेंग ही है, हम अमीर होने वाले हैं। फिर उसने लिनसान और लड़की के सामने अपने सारे कपड़े उतार दिए। लिनसान ने धीरे से शिन फेंग से पूछा, पूरा मामला समझाओ, क्या तुमने इन लोगों को पैसे देकर बुलाया है? क्योंकि शिन फेंग की पिछली कुछ बातों की वजह से लिनसान को गलतफहमी हो गई थी कि वो गे है और उसे पसंद करता है। शिन फेंग हक्का बक्का रह गया, ये बंदा क्या बकवास कर रहा है। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। वो लोग बरसरकर पिल खाकर लड़ने को तैयार थे। ये सोचकर लिनसान के होश उड़ गए। उसने मन ही मन तय किया कि गोली असर दिखाने से पहले ही सबको खत्म करना होगा। लेकिन अगले ही पल शिन फेंग की तलवार बिजली की तरह चमकी और सब खत्म। गंजे डाकू को संभलने का मौका तक नहीं मिला, उसका सिर धड़ से अलग हो गया। कुछ ही सेकंड में 3 डाकू मारे गए। लिनसान हैरान रह गया, कुछ महीनों में ही शिन फेंग इतना ताकतवर कैसे बन गया। लड़ाई खत्म होने के बाद लड़की ने आकर धन्यवाद कहा। लिनसान उससे बात करने में इतना खो गया कि शिन फेंग को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। शिन फेंग बस हल्की मुस्कान के साथ ये सब देखता रहा। तभी अचानक एक घायल डाकू फिर से उठ खड़ा हुआ और धमकी देने लगा, आज तुम बच नहीं पाओगे, हमारा सरदार आते ही तुम सबकी जिंदगी खत्म कर देगा और उस लड़की को भी अपने कब्जे में ले लेगा। ये सुनते ही शिन फेंग ने बिना समय गवाए लड़की का हाथ पकड़ा और वहां से दौड़ पड़ा। जाते जाते उसने मुस्कुराकर लिनसान से कहा, भाई, इन्हें संभालना अब तुम्हारा काम है, मुझे भरोसा है तुम कर लोगे। असल में शिन फेंग जानता था कि अगर वो रुका तो लिनसान फिर से सारा फायदा और इनाम ले जाएगा। दूसरी तरफ खंडहरों में मौजूद दुश्मनों के नेता को भी खबर मिल चुकी थी। उसने तुरंत आदेश दिया, खंडहर बाद में देखेंगे, पहले शिन फेंग को पकड़ो। अब हालात और भी खतरनाक हो चुके थे। लिनसान समझ गया कि इतने सारे दुश्मनों का अकेले सामना करना आसान नहीं होगा। उसने तुरंत शिन फेंग को वापस बुलाने की कोशिश की, लेकिन तभी लड़की ने पलटकर लिनसान को देखा। उसे अच्छा नहीं लगा कि वो बार बार शिन फेंग पर शक कर रहा था। उधर शिन फेंग मन ही मन मुस्कुरा रहा था, क्योंकि हर कदम पर किस्मत जैसे उसी का साथ दे रही थी। शिन फेंग अपनी असली सच्चाई किसी को नहीं बता सकता था। अगर लोगों को पता चल जाता कि उसने अपने ही भाई की हड्डियां खोद डाली थी तो पूरा राज्य उसके पीछे पड़ जाता। इसलिए उसने बात घुमा दी और बोला, मैं अपने खानदान के सहारे नहीं जीता, अपनी किस्मत खुद बनाऊंगा। यह सुनकर लिनसान तुरंत प्रभावित हो गया। उसने सम्मान से हाथ जोड़कर कहा, तुम्हारा इरादा सच में काबिले तारीफ है। शिन फेंग बात बदलते हुए पूछता है, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें तो लिन शिन के साथ शहर लौटना था। लिनसान बहाना बनाकर कहता है कि वो पहले ट्रेनिंग करना चाहता है। वही लड़की भी जल्दी से बोल देती है कि वो भी अभ्यास के लिए आई है। लेकिन उनकी कमजोर एक्टिंग देखकर शिन फेंग तुरंत समझ गया कि दोनों कुछ छुपा रहे हैं। असल में लिनसान किसी खजाने की तलाश में था और लड़की साफ दिख रही थी कि किसी अमीर परिवार की बिगड़ी हुई बेटी है जो घर से भाग आई है और साथ में ढेर सारा बेकार सामान उठा लाई है। शिन फेंग मन ही मन हंस पड़ा। लगता है आगे चलकर इसी के पैसों पर आराम से ऐश करनी पड़ेगी। रात को खाने के वक्त उसने चालाकी से भुने हुए चिकन का आखिरी टुकड़ा लड़की को दे दिया।
लड़की मासूमियत से मुस्कुराकर धन्यवाद कहती है और ऐसे खाने लगती है जैसे कई दिनों से भूखी हो। शिन फेंग मन ही मन सोचता है, अभी मेरा खाना खा रही हो, बाद में मैं तुम्हारे पैसों पर मजे करूंगा। थोड़ी देर बाद वो नहाने का बहाना बनाकर बाहर निकल गया, लेकिन असली वजह कुछ और थी। पिछली बार भाई की हड्डियां खोदने पर उसे सिस्टम से एक स्पेशल लॉटरी चांस मिला था, जिसे वो अब इस्तेमाल करना चाहता था। रूलेट तेजी से घूमी और सिस्टम की आवाज गूंजी, बधाई हो होस्ट, आपको मिला है गॉड लेवल मिनरल एक्सट्रैक्शन स्किल। अब शिन फेंग जमीन के अंदर छिपी चीजें तक देख सकता था और जादू से उन्हें दूर से ही अपने हाथ में खींच सकता था। यह शक्ति देखकर वो बेहद खुश हुआ, लेकिन तभी उसकी नजर सो रहे लिन सान और उस लड़की पर पड़ी और उसके दिमाग में कुछ शरारती ख्याल आने लगे। उसने मजाक में अपनी नई शक्ति लड़की पर इस्तेमाल कर दी। अगले ही पल लड़की घबराकर उठ बैठी। उसका चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो चुका था। उसे लगा किसी ने उसके साथ गलत हरकत की है। वहां सिर्फ 3 लोग थे, वो खुद, शिन फेंग और लिन सान। और शिन फेंग तो अभी छोटा बच्चा था, इसलिए शक सीधा लिन सान पर गया। गुस्से में लड़की चिल्लाई, ये आदमी दिखने में शरीफ है, लेकिन असल में बहुत बड़ा गंदा इंसान है। इतने में शिन फेंग भी मासूम बनकर अंदर आया और पूछा, क्या हुआ? लड़की ने तुरंत लिन सान की तरफ उंगली दिखा दी। इससे पूछो, यही असली दरिंदा है। लड़की गुस्से में लिन सान की तरफ इशारा करके कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शर्म के मारे बात पूरी किए बिना ही वहां से भाग गई। लिन सान पूरी तरह हैरान था। अरे, मैंने आखिर किया क्या है? उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये सब शिन फेंग की चाल थी। उसने पहले ही अपनी खास शक्ति से लड़की की चीज चुराकर पूरा इल्जाम लिन सान पर डाल दिया था, ताकि उसकी सज्जन वाली इमेज खराब हो जाए। तभी अचानक गुफा के बाहर से लड़की की चीख सुनाई दी, बचाओ! लिन सान तुरंत बाहर की तरफ भागा, लेकिन इस बार शिन फेंग उससे भी तेज निकला। बाहर एक खतरनाक जंगली दैत्य लड़की पर हमला करने वाला था। आखिरी पल में शिन फेंग ने उसे अपनी बाहों में उठाया और तेजी से एक विशाल पेड़ पर छलांग लगा दी। डरी हुई लड़की कांप रही थी, लेकिन अब उसे पहली बार एहसास हुआ कि शिन फेंग सिर्फ ताकतवर ही नहीं, बल्कि काफी आकर्षक भी है। नीचे दैत्य लगातार हमला कर रहा था। एक झटके में लड़की का संतुलन बिगड़ा, लेकिन शिन फेंग ने उसे संभाल लिया। दोनों की नजदीकियां बढ़ती जा रही थी और लड़की का भरोसा अब धीरे धीरे शिन फेंग पर टिकने लगा था। इसी बीच लिन सान भी वहां पहुंच गया और बोला, यह दैत्य बहुत खतरनाक है, हमें मिलकर लड़ना होगा। लेकिन शिन फेंग के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसे लगा अगर इस वक्त लिन सान साथ लड़ा तो सारा क्रेडिट वही ले जाएगा। शिन फेंग मुस्कुराया और बोला, नहीं, इस बार मैं अकेला लड़ूंगा। लड़की को सुरक्षित जगह पर छोड़कर वो सीधे दैत्य के सामने कूद पड़ा। लिन सान उसे रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन शिन फेंग ने उसकी एक न सुनी। उसने धीरे से अपनी तलवार निकाली और अगले ही पल आसमान तक जाती हुई भयानक तलवार की ऊर्जा फूट पड़ी। ये थी हेवन सेवरिंग स्वॉर्ड टेक्निक। शिन फेंग ने पूरी ताकत से अपनी तलवार की भयानक ऊर्जा छोड़ी, लेकिन उस दैत्य पर उसका खास असर नहीं हुआ। उल्टा वो और ज्यादा क्रोधित हो गया और पहले से भी खतरनाक तरीके से हमला करने लगा। हालात बिगड़ते देखकर लिन सान तुरंत आगे आया और बोला, घबराओ मत, अब बड़े भाई को संभालने दो। लेकिन शिन फेंग को लगा कि लिन सान फिर से उसका सारा क्रेडिट छीनना चाहता है। इस बार उसने किसी की नहीं सुनी। उसने एक रहस्यमयी मंत्र पढ़ा और अचानक आसमान फट गया। अगले ही पल एक विशाल 5 पंजों वाला सुनहरा ड्रैगन प्रकट हुआ। ड्रैगन बिजली की रफ्तार से दैत्य पर टूटा। दैत्य को खतरे का एहसास तो हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जोरदार धमाके के साथ पूरा जंगल कांप उठा और दैत्य का शरीर टुकड़ों में बिखर गया। ये नजारा देखकर लिन सान तक दंग रह गया। वही लड़की तो शिन फेंग की तारीफ करते नहीं थक रही थी, लेकिन किसी को पता नहीं था कि उस जबरदस्त हमले के बाद शिन फेंग खुद बेहद कमजोर हो चुका था। उसकी सारी ताकत लगभग खत्म हो गई थी। तभी अचानक डाकुओं का सरदार सामने आ गया। ताली बजाते हुए वो हंसकर बोला, वाह शिन फेंग, अकेले दैत्य मार दिया, हमारे इतने लोग भी खत्म कर दिए, अब इसका हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन शिन फेंग ने चालाकी दिखाई। उसने सीधे लिन सान को आगे धकेल दिया और बोला, ये मेरा बड़ा भाई है, पहले इसे हराओ, फिर मेरे पास आना। इतना कहकर वो लड़की का हाथ पकड़कर भाग निकला। जाते जाते चिल्लाया, दूसरे भाई, आप तो बहुत ताकतवर हो, इन कचरों को संभालो, मैं आगे बढ़ता हूं। अब बेचारा लिन सान अकेला फंस चुका था। उधर डाकुओं का सरदार खुद लिन सान से भिड़ गया, जबकि बाकी लोग शिन फेंग के पीछे भागे। इधर शिन फेंग भी मुश्किल में था। आखिरी पीछा करने वाले दुश्मन को हराने के बाद वो लड़की को लेकर आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक एक तीर आकर लड़की को लग गया। लड़की दर्द से जमीन पर गिर पड़ी। ये देखकर शिन फेंग का गुस्सा फूट पड़ा। जिस लड़की को वो इतनी देर से बचाता रहा था, उसे किसी मामूली गुंडे ने घायल कर दिया था। उसने बिना देर किए एक जोरदार मुक्का मारा और दुश्मन हवा में उछलता हुआ दूर जा गिरा। फिर वो तुरंत लड़की के पास पहुंचा और उसकी चोट देखने लगा, लेकिन अब उसकी अपनी हालत भी खराब थी। शरीर में ताकत बची ही नहीं थी। तभी सिस्टम की आवाज आई, होस्ट की ऊर्जा कम है, 1000 विलेन पॉइंट्स खर्च करके तुरंत स्टैमिना रिकवर किया जा सकता है। शिन फेंग ने बिना
सोचे तुरंत खरीद लिया। आखिर इतनी सस्ती डील कौन छोड़ता। सिस्टम ने शिन फेंग की सिर्फ 10% ताकत वापस की। उसने तुरंत फिर से रिकवरी खरीद ली, लेकिन इस बार सिस्टम ने कीमत बढ़ा दी। शिन फेंग गुस्से में बड़बड़ाया। मुझे पता था यह घटिया सिस्टम कोई ना कोई चाल जरूर चलेगा। फिर भी मजबूरी में उसने लगातार अपने विलेन पॉइंट्स खर्च किए। पूरी रात सिस्टम की नोटिफिकेशन गूंजती रही और किसी तरह सुबह हुई। सुबह शिन फेंग लड़की की चोट देखने गया। पहले तो उसे लगा घाव गंभीर है, लेकिन ध्यान से देखने पर वो चौंक गया। घाव बेहद तेजी से भर रहा था। उसने हैरानी से अपने हाथों को देखा और सोचा कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद वो अकेले लिनसान को ढूंढने निकल पड़ा। रास्ते में उसने विशाल पेड़ों को तलवार की ऊर्जा से कटा हुआ देखा। एक नजर में ही शिन फेंग समझ गया ये लिनसान की ही ताकत का असर था। वो मन ही मन बोला, कमाल है, इतनी बड़ी लड़ाई भी उसने संभाली। तभी दूर से घोड़ों की आवाज सुनाई दी। कुछ डाकू तेजी से कहीं जा रहे थे। उनका नेता चिल्ला रहा था, जल्दी चलो, खबर मिली है कि लिनसान ने हमारे सरदार को हराकर खुद को घायल कर लिया है। अगर देर हुई तो वो खंडहर का मौका अकेले ले जाएगा। ये सुनते ही शिन फेंग समझ गया कि मामला किसी बड़े खजाने का है। वो सीधे घोड़े के सामने कूद गया। डाकू गुस्से में चिल्लाए, मरना है क्या? लेकिन तभी किसी ने उसे पहचान लिया। ये तो चिन परिवार का युवा मालिक शिन फेंग है। शिन फेंग ने ठंडे स्वर में पूछा, जिस खंडहर की बात कर रहे हो उसका नाम क्या है? लेकिन डाकू इनाम के लालच में उसे पकड़ना चाहते थे। उन्होंने तुरंत हथियार निकाल लिए। अगले ही पल तलवार चमकी। कुछ सेकंड बाद सारे डाकू जमीन पर पड़े थे। उनके गले तलवार की ऊर्जा से कट चुके थे। शिन फेंग ने नीचे गिरा नक्शा उठाया। उस पर लिखा था स्नो माउंटेन एंशिएंट रुइंस। उसे नहीं पता था कि लिनसान वहां क्यों जा रहा है, लेकिन उसने नक्शा जेब में रख लिया। जब वो वापस कैंप पहुंचा, लड़की अब भी बेहोश थी। तभी शिन फेंग ने एक खतरनाक फैसला लिया। अब वो अपने छोटे भाई की सुप्रीम बोन को खुद में समाहित करने वाला था। वो जमीन पर बैठ गया, हड्डी का टुकड़ा निकाला और बिना झिझक अपनी छाती में खुद ही चाकू घूम दिया। दर्द इतना भयानक था कि कोई आम इंसान वहीं मर जाता, लेकिन शिन फेंग ने अपने शरीर की हड्डी निकालकर उसकी जगह अपने भाई की सुप्रीम बोन फिट कर दी। अगले ही पल उसका पूरा शरीर बेकाबू होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर के सारे अंग फटने वाले हों। उसकी हर हड्डी टूटकर फिर से जुड़ रही थी और दर्द ऐसा था जैसे किसी ने पूरे शरीर को पकड़कर कुचल दिया हो। अपने भाई की सुप्रीम बोन को शरीर में मिलाने के बाद शिन फेंग दर्द से नहीं पाया और वही बेहोश होकर गिर पड़ा। उस शोर से पास हो रही लड़की भी जाग गई। आंख खुलते ही उसने देखा कि कोई उसका हाथ पकड़े हुए है। घबराकर उसने सामने वाले को जोर से लात मार दी, लेकिन जब ध्यान से देखा तो वो शिन फेंग था और उसकी हालत बेहद खराब थी। पूरा शरीर खून से लथपथ और सांसें तक कमजोर थी। उसी वक्त लड़की को एहसास हुआ कि उसकी अपनी चोट पूरी तरह ठीक हो चुकी है और शरीर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत लग रहा था। अब उसे समझ आया कि शिन फेंग ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाया था। शिन फेंग को दर्द में तड़पता देखकर लड़की ने फैसला कर लिया, यंग मास्टर चिन ने मेरी जान बचाई है, अब उन्हें बचाना मेरी जिम्मेदारी है। उसने अपनी शक्ति से शिन फेंग की टूटी हुई नसों और मेरिडियंस को ठीक करना शुरू किया। दोनों के शरीर में भयानक दर्द दौड़ रहा था, जैसे हड्डियां आग में जल रही हों। काफी समय बाद शिन फेंग की आंख खुली। उसने देखा कि लड़की अब भी उसके पास बैठी उसकी देखभाल कर रही थी, लेकिन इस बार कुछ बदल चुका था। उसकी नजर अचानक हवा में उड़ती मधुमक्खी पर गई और अगले ही पल उसने उसे बिजली जैसी रफ्तार से पकड़ लिया। लड़की हैरान रह गई, आपकी स्पीड इतनी तेज कैसे हो गई? शिन फेंग हल्का मुस्कुराया, मुझे तो ये बहुत धीरे उड़ती हुई लगी। उसे तुरंत समझ आ गया कि सुप्रीम बोन ने उसके शरीर और इंद्रियों को कई गुना मजबूत बना दिया है। सिस्टम की आवाज आई, जितना शक्तिशाली शरीर उतनी तेज संवेदनाएं। अपनी नई ताकत परखने के लिए शिन फेंग ने अचानक लड़की से कहा, एक थप्पड़ मारो मुझे। लड़की घबरा गई। उसे लगा इतनी लड़ाई और दर्द के बाद शायद शिन फेंग का दिमाग खराब हो गया है, लेकिन शिन फेंग बार बार जिद करने लगा। आखिरकार लड़की ने डरते डरते हाथ उठाया, लेकिन उसका हाथ शिन फेंग ने बीच में ही पकड़ लिया। वो मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे हाथ बहुत नरम है। फिर मजाक में उसने उसका हाथ चूम भी लिया। ये देखकर लड़की का चेहरा लाल हो गया और दिल की धड़कन तेज हो गई। अब दोनों के बीच की दूरी काफी कम हो चुकी थी। कुछ समय बाद दोनों नक्शे के सहारे उस रहस्यमयी गुप्त स्थान तक पहुंच गए, जहां किसी बड़े खजाने और ताकत का रहस्य छिपा था। नक्शा बंद करते हुए शिन फेंग हंसा और बोला, सच में वो लिनसान जहां जाता है वहां कोई ना कोई बड़ी किस्मत जरूर मिलती है। फिर दोनों सावधानी से उस रहस्यमयी जगह के अंदर बढ़ने लगे, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई माहौल उतना ही अजीब और डरावना होता चला गया। जंगल के बीचों बीच मौजूद उस रहस्यमयी जगह पर पहुंचते ही शिन फेंग अचानक मुस्कुराया। उसे याद आया कि चिन परिवार की लाइब्रेरी में उसने एक प्राचीन किताब पढ़ी थी। उसमें लिखा था कि इस गुप्त खंडहर के बीचों बीच एक दिव्य हॉट स्प्रिंग है, जिसे माउंटेन बाउंड्री स्प्रिंग कहा जाता है। कहा जाता था कि वहां की आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि बाहर की कई सालों की साधना वहां कुछ दिनों में पूरी हो सकती है। शिन फेंग बिना समय गवाए सीधे स्प्रिंग में कूद पड़ा। गर्म पानी और आध्यात्मिक ऊर्जा ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया। उधर शिन यान थोड़ी घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शिन फेंग अचानक इतना उत्साहित क्यों हो गया, लेकिन शिन फेंग ने तुरंत समझाया, ये जगह साधारण नहीं है। यहाँ की ऊर्जा शरीर और शक्ति दोनों को तेजी से बढ़ाती है। अगर सही तरीके से साधना की जाए तो ताकत कई गुना बढ़ सकती है। शिन यान पहले थोड़ा झिझकी, लेकिन आखिरकार उसने भी साधना में उसका साथ देने का फैसला किया। दोनों ने स्प्रिंग के अंदर ध्यान लगाना शुरू किया। धीरे धीरे आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा उनके शरीर में समाने लगी। समय बीतता गया और 3 दिन बाद शिन फेंग के शरीर से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। उसकी शक्ति अब पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी। पूरा स्प्रिंग उसकी ऊर्जा से कांपने लगा।
शिन यान हैरानी से उसे देख रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि शिन फेंग अब पहले वाला इंसान नहीं रहा। उसकी मौजूदगी ही डरावनी और रहस्यमयी हो चुकी थी। शिन फेंग और शिन यान की शक्ति अचानक उबलने लगी। सिस्टम की आवाज गूंजी। होस्ट ने ट्रांसेंडेंट रियल्म के तीसरे स्तर में प्रवेश कर लिया है। साथ ही शिन यान की ताकत भी बढ़ गई। सिस्टम ने तुरंत इनाम दिया। गॉडेस की मदद करके उसका भाग्य बदलने पर 5000 विलेन पॉइंट्स प्राप्त हुए। दोनों की शक्ति इतनी भयानक थी कि आसपास की जमीन कांप उठी और पहाड़ टूटने लगे। इस धमाके की वजह से उनकी मौजूदगी सबके सामने आ गई। जो लोग खंडहरों में खजाने की तलाश में आए थे वो ये नजारा देखकर दंग रह गए। तभी किसी ने शिन फेंग को पहचान लिया। वो शिन फेंग है, उसे जिंदा पकड़ो। उसके ऊपर 10,000 स्पिरिट स्टोन्स का इनाम है। चारों तरफ लालची नजरें उन पर टिक गई। शिन यान ने हैरानी से पूछा, सब तुम्हारे पीछे ही क्यों पड़े हैं? शिन फेंग हंसते हुए बोला, शायद मैं जरूरत से ज्यादा हैंडसम हूं। शिन यान ने तुरंत जवाब दिया, हैंडसम नहीं, बहुत शरारती हो तुम। तभी दुश्मनों का नेता जोर से चिल्लाया, शिन फेंग अब बच नहीं सकते, चुपचाप सरेंडर कर दो। लेकिन शिन फेंग बिल्कुल शांत रहा। उसने धीरे से अपना दिव्य हथियार बुलाया, 9 इमॉर्टल फ्लाइंग स्वॉर्ड्स। अगले ही पल आसमान में 9 चमकती तलवारें प्रकट हुई और बिजली की गति से दुश्मनों पर टूट पड़ी। कुछ ही सेकंड में पूरा मैदान खून और चीखों से भर गया। कई लोग समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या और जमीन पर गिर पड़े। दुश्मनों का नेता कांप उठा। ये कैसी शक्ति है? सिस्टम लगातार पॉइंट्स गिनता रहा। एक दुश्मन का वध, 100 पॉइंट्स, कुल पॉइंट्स 23,200। नई उपाधि प्राप्त, 100 मैन स्लेयर। कुछ ही पलों में युद्ध खत्म हो चुका था। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा बचा था। शिन फेंग ने अपनी तलवारें वापस बुलाई और बिना पीछे देखे आगे बढ़ गया। पीछे खड़ी शिन यान अब भी सदमे में थी। उसे अब एहसास हुआ कि शिन फेंग की असली ताकत कितनी डरावनी है। सभी दुश्मनों को पार करने के बाद दोनों अपने अगले लक्ष्य की तरफ बढ़े, ब्लड बोधी केव। उधर जंगल की गहराइयों में, लेकिन रास्ते में उसे एक दुर्लभ याओ प्राणी मिला जिसे उसने पकड़ लिया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि दूर खड़े शिन फेंग और शिन यान चुपचाप सब देख रहे थे। शिन फेंग मजाक करते हुए बोला, उसने मेरा हाथ दबाया तो मैंने उसकी टांग पकड़ ली, अब हिसाब बराबर। यह सुनकर शिन यान ने गुस्से में कहा, तुम सच में बहुत छोटे दिल वाले इंसान हो। लेकिन तभी दोनों की नजर सामने के डरावने दृश्य पर पड़ी। एक कमजोर खरगोश याओ बुरी तरह घायल हालत में बंधी हुई थी। साफ दिख रहा था कि उसे बेरमी से सताया गया था। चोंग बैंग और उसके लोग लगातार उस पर हमला कर रहे थे। ये देखकर शिन यान का गुस्सा फूट पड़ा। वो तुरंत आगे बढ़ी और चिल्लाई, इतने बड़े गिरोह के लोग होकर एक मां के साथ ऐसा व्यवहार करते हो? लेकिन डाकुओं के सरदार को कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा उसने शिन फेंग को पहचान लिया और हंसते हुए बोला, पिछली बार तुम लिन सांग की वजह से बच निकले थे, इस बार नहीं बचोगे। इतना कहकर वो पूरी ताकत के साथ हमला करने दौड़ा। शिन यान तुरंत शिन फेंग के आगे आकर उसे बचाने लगी, लेकिन शिन फेंग मुस्कुराते हुए एक तरफ हट गया और बोला, तुम खरगोश याओ को बचाओ, इसे मैं संभालता हूं। सामने खड़े भारी भरकम सरदार को देखकर भी शिन फेंग बिल्कुल शांत था। उसने धीरे से अपनी दिव्य तलवार बुलाई। अगले ही पल उसके पीछे एक विशाल 5 पंजों वाला सुनहरा ड्रैगन प्रकट हुआ। चोंग बैंग गुस्से से पागल हो गया और अपनी पूरी शक्ति के साथ हमला कर बैठा। लेकिन अब शिन फेंग पहले वाला नहीं रहा था। सुनहरा ड्रैगन तूफान की तरह आगे बढ़ा और एक ही वार में सरदार का सीना चीर गया। भयानक शॉकवेव पूरे मैदान में फैल गई। बाकी गुंडे भी उस शक्ति के सामने टिक नहीं पाए। कुछ ही पलों में पूरा गिरोह खत्म हो चुका था। सिस्टम की आवाज आई, 88 दुश्मनों का सफाया, 8,800 विलेन पॉइंट्स प्राप्त। शिन फेंग ने लंबी सांस ली। असल में वो कुछ लोगों को जिंदा छोड़ना चाहता था, लेकिन सभी खुद ही मौत के मुंह में कूद पड़े। इधर शिन यान घायल खरगोश याओं को सहारा देकर लाई। कांपती आवाज में उसने अपनी कहानी बताई। वो खंडहरों में अपने नवजात बच्चे के लिए खास फल ढूंढने आई थी, लेकिन बच्चे को जन्म देने के बाद वो कमजोर हो चुकी थी और डाकुओं ने उसे पकड़ लिया। आंखों में आंसू लिए उसने शिन फेंग से विनती की, मेरे बच्चे के लिए कुछ बोधी फल दे दीजिए। शिन फेंग तुरंत मान गया, लेकिन हमेशा की तरह उसकी शरारती आदत नहीं गई। वो मुस्कुराकर बोला, एक फल की कीमत 1 लाख सिक्के। बेचारी खरगोश याओ घबरा गई। उसके पास तो कुछ भी नहीं था। लेकिन शिन फेंग फिर हंस पड़ा और बोला, पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, घर में कोई कीमती चीज हो तो उससे काम चल जाएगा। समस्या ये थी कि उसका घर सिर्फ मिट्टी की एक छोटी सी गुफा थी, जहां ढंग का बिस्तर तक नहीं था। शिन फेंग के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने हाथ घुमाया और खरगोश याओ को कुछ बीज और बोधी फल दे दिए। खरगोश याओ भावुक होकर बार बार उसका धन्यवाद करने लगी। उसके लिए वो फल किसी खजाने से कम नहीं थे। फिर वो दोनों को अपनी छोटी सी गुफा में ले गई, जहां उसके बच्चे थे। नन्हे खरगोश को खाते देख शिन यान खुद को रोक नहीं पाई और प्यार से उसे सहलाने लगी। तभी अचानक खरगोश याओ ने अपना एक बच्चा शिन यान की गोद में रख दिया और बोली, तुम्हें ये इतना पसंद है तो अब ये तुम्हारा हुआ। इतना कहकर वो अपने बाकी बच्चों को लेकर जंगल की गहराइयों में गायब हो गई। शिन यान पूरी तरह हैरान रह गई। उसने धीमे से कहा, पहली बार देखा है कोई धन्यवाद में अपना बच्चा दे गया। उधर सिस्टम की आवाज गूंजी, होस्ट ने एक प्राचीन दिव्य पशु के साथ सफल बॉन्ड बना लिया है। ये सुनते ही शिन फेंग तक चौंक गया। सिस्टम ने बताया कि ये साधारण खरगोश नहीं, बल्कि शुरुआती स्तर का एक दुर्लभ दिव्य प्राणी है। लेकिन साथ ही चेतावनी भी मिली, इसे लगातार दुर्लभ खजाने और बोधी फल खिलाने होंगे, वरना इसकी शक्ति टिक नहीं पाएगी। शिन फेंग तुरंत बड़बड़ाया, अभी पैदा हुआ है और अभी से इतना खाना चाहता है। पूरा चावल का ड्रम निकला। शिन यान को लगा कि शायद शिन फेंग इस छोटे खरगोश को रखना नहीं चाहता। वो गुस्से में उसका कान खींचते हुए बोली, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? शिन फेंग मुस्कुराया, तुम्हें पसंद है तो हम इसे जरूर पालेंगे।
ये सुनकर शिन यान का चेहरा खिल उठा। उसे महसूस हुआ कि शिन फेंग मजाकिया जरूर है, लेकिन दिल से बहुत अच्छा इंसान है। फिर दोनों उसके नाम को लेकर बहस करने लगे। शिन यान प्यारे प्यारे नाम सुझा रही थी, जबकि शिन फेंग उसे राइस बकेट बुलाना चाहता था, क्योंकि वो हर समय भूखा रहता था। काफी देर की बहस के बाद आखिरकार उसका नाम रखा गया, शाओबाई। इसी बीच दूर पहाड़ों की तरफ जोरदार धमाका हुआ। कई साधक उड़ते हुए उसी दिशा में जा रहे थे। उनकी बातें सुनकर शिन फेंग समझ गया कि लिनसान किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। बिना समय गवाए उसने शिन यान का हाथ पकड़ा और दोनों बिजली की रफ्तार से उस दिशा में दौड़ पड़े। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा लिनसान चारों तरफ से दुश्मनों से घिर चुका था। जैसे ही शिन फेंग और शिन यान वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि लिनसान अचानक अपना खजाना सबके सामने सौंप रहा था। ये देखकर शिन फेंग की आंखें सिकुड़ गई। उसे तुरंत शक हुआ, क्योंकि उसकी समझ के मुताबिक अगर कोई चुना हुआ नायक इतनी आसानी से खजाना छोड़ दे तो मतलब अंदर जरूर कोई बड़ा जाल छिपा है। वो तुरंत शिन यान का हाथ पकड़कर पास की झाड़ियों में छिप गया। उधर दुश्मनों का नेता खजाना देखकर हंस पड़ा, बस कुछ परतें तोड़ी और खुद को तलवार का देवता समझने लगा। इतना कहकर उसने तलवार से सीधे खजाने के बक्से पर वार कर दिया। लेकिन जैसे ही तलवार बक्से से टकराई, पूरा जादुई ढांचा बदल गया। एक भयानक सुनहरी ऊर्जा तलवार के रास्ते उसके शरीर में घुस गई और सीधे उसका सीना चीर गई। बाकी लोग ये देखकर घबरा गए। उन्होंने सोचा मिलकर हमला करेंगे तो जाल टूट जाएगा, लेकिन अगले ही पल पूरा जादुई गठन सक्रिय हो गया। उसने सबकी शक्ति और ऊर्जा खींचनी शुरू कर दी। कुछ ही सेकंड में सभी लोग उस संरचना के बीच फंस गए। फिर जोरदार धमाके के साथ पूरा क्षेत्र हिल उठा और सब दूर जा गिरे। झाड़ियों में छिपा शिन फेंग मुस्कुराया। मुझे पता था लिनसान इतनी आसानी से खजाना कभी नहीं छोड़ेगा। अब जादुई संरचना लगभग टूट चुकी थी। बाकी लोग बुरी तरह घायल थे और जान बचाकर भागने लगे। यही मौका देखकर लिनसान आगे बढ़ा। वो मुस्कुराते हुए बोला, आखिरकार ये खजाना मेरा हुआ। लेकिन तभी एक तेज शक्ति हवा में दौड़ी और खजाना अचानक गायब हो गया। लिनसान की आंखें फैल गई, क्योंकि खजाना अब शिन फेंग के हाथ में था। सिस्टम तुरंत गूंज उठा। विलेन मिशन पूरा। चुने हुए नायक का बड़ा अवसर छीन लिया गया। विशेष इनाम प्राप्त। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि लिनसान घबराया नहीं। उसने तुरंत एक टेलीपोर्टेशन तकनीक इस्तेमाल की और हरे प्रकाश में गायब हो गया। दुश्मनों ने गुस्से में उसकी तलाश शुरू कर दी। उनका नेता चिल्लाया, चाहे जमीन खोदनी पड़े, आज उसे ढूंढ कर रहेंगे। ये देखकर शिन फेंग ने तुरंत खजाना छिपा लिया, क्योंकि इस वक्त सबका ध्यान सिर्फ लिनसान को पकड़ने पर था और किसी ने उस पर शक तक नहीं किया। दुश्मन लोग तेजी से वहां से गुजर गए, लेकिन जाते जाते शिन फेंग को घूरकर जरूर देख गए। अचानक शिन फेंग डरने का नाटक करते हुए सीधे शिन यान की बाहों में कूद पड़ा और बोला, बड़ी बहन, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो उसे कसकर पकड़कर कांपने लगा। ये देखकर शिन यान का दिल पिघल गया। उसने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और उसे शांत कराने लगी। दूर खड़े कुछ लोग हंस पड़े, अरे ये तो पूरा डरपोक बच्चा निकला। लेकिन जैसे ही सब लोग दूर गए, शिन फेंग अचानक अलग हट गया और हंसते हुए बोला, पकड़ लिया, तुम सच में मान गई थी। शिन यान कुछ पल के लिए पूरी तरह चौंक गई। उसके चेहरे का सारा अपनापन तुरंत गुस्से में बदल गया। लेकिन मजाक खत्म होते ही शिन फेंग का चेहरा गंभीर हो गया। उसने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और तेजी से वहां से भाग निकला। उसे अच्छी तरह पता था कि लिनसान घायल होने के बाद भी बेहद खतरनाक इंसान है। भागते वक्त सिस्टम की आवाज आई। खजाना सफलतापूर्वक लूट लिया गया। विशेष प्राइस चेस्ट अनलॉक। अगले ही पल शिन फेंग की आंखें चमक उठी। उसे एहसास हुआ कि इस बार उसे कोई बेहद दुर्लभ तकनीक मिली है। उधर शिन यान को भी उस रहस्यमयी शक्ति का एहसास हो चुका था। उसने तुरंत सावधान रहने को कहा। इसी बीच काफी दूर भागने के बाद लिनसान ने राहत की सांस ली। लेकिन जैसे ही उसने खजाने का बक्सा खोला, वो अंदर से खाली निकला। ये देखकर उसकी आंखें फैल गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि कोई उसके सामने से असली खजाना चुरा ले गया। उधर शिन फेंग नई शक्ति की वजह से बेहद खुश था, लेकिन शिन यान अब भी विश्वास नहीं कर पा रही थी। लिनसान जैसा मशहूर योद्धा 12 साल की उम्र में जाकर ऐसी तकनीक समझ पाया था, और शिन फेंग अभी सिर्फ 8 साल का था। यह सुनकर शिन फेंग मुस्कुराया और बोला, तो क्या हुआ अगर मैं 8 साल का हूं? नियम तो टूटने के लिए ही बने हैं। तभी सिस्टम ने फिर आवाज दी। सीक्रेट मैनुअल पूरी तरह समझ लिया गया। तलवार कला अपग्रेड परफेक्शन स्तर पर पहुंच चुकी है। इसके बाद शिन फेंग ने अपना आखिरी लकी ड्रॉ भी इस्तेमाल किया। सिस्टम गूंजा, बधाई हो होस्ट, आपको प्राप्त हुआ इनविंसिबल स्वॉर्ड हार्ट। ये तलवारबाजों की सर्वोच्च अवस्था थी। इस शक्ति से उसकी हर तलवार तकनीक पहले से 10 गुना ज्यादा ताकतवर हो गई। कुछ पल के लिए शिन यान को लगा कि शिन फेंग की मौजूदगी ही बदल गई है, जैसे उसके अंदर से कोई बेहद खतरनाक और महान आभा निकल रही हो। वो हैरानी से पूछ बैठी, अभी तुमने आखिर किया क्या? शिन फेंग हंस पड़ा और बोला, बस एक मर्दाना दिल की साधना कर रहा था। शिन फेंग मजाकिया अंदाज में बोला, ये खास सूत्र है, इससे इंसान की सहन शक्ति बढ़ती है। इतना कहकर उसने सिस्टम बंद किया, साधना खत्म की और आराम से लेट गया। मन ही मन वो काफी खुश था। उसे लग रहा था कि तलवार कला के लिए वो सच में पैदा हुआ है। तभी अचानक लिनसान से छीनी हुई चीज उसके कपड़ों से नीचे गिर गई। शिन यान ने तुरंत उसे उठाकर ध्यान से देखा। कुछ पल बाद उसकी आंखें फैल गई। ये तो सेज लेटर है। वो एक बेहद प्राचीन बांसपत्र था, जिसे 3 हिस्सों स्वर्ग, पृथ्वी और मानव में बांटा गया था। शिन फेंग को याद आया कि उसके दादा ने कभी इसका जिक्र किया था। इतिहास में जब भी ऐसा ग्रंथ सामने आया, उसके लिए भयानक लड़ाइयां हुई। कहा जाता था कि जो इसकी असली समझ हासिल कर ले, वो इतिहास में महान व्यक्ति बन जाता है। लेकिन समस्या ये थी कि शिन फेंग को उसमें लिखा एक शब्द भी समझ नहीं आ रहा था। शिन यान ने समझाया,
इसे पढ़ने के लिए सिर्फ बुद्धि काफी नहीं होती, इसके अंदर कई छिपे हुए रहस्य होते हैं। ये सुनकर शिन फेंग ने सीधा ग्रंथ एक तरफ फेंक दिया। अगर समझ ही नहीं आ रहा तो मेरे किसी काम का नहीं, बेकार चीज है। उसी समय छोटा खरगोश शाओबाई उछलकर उस ग्रंथ पर जाकर लेट गया। उसे वो जगह आराम करने के लिए बढ़िया लगी थी। ये देखकर शिन फेंग हंस पड़ा। ये खरगोश सच में अजीब है। लेकिन शिन यान अब भी हैरान थी। उसने पूछा, इतना दुर्लभ खजाना आखिर तुम्हें मिला कहां से? शिन फेंग जवाब देने ही वाला था कि अचानक जंगल की गहराई से जोरदार शोर सुनाई दिया। शिन फेंग ने आवाज पहचान ली। ये लिन सान है। वो तुरंत वहां की तरफ दौड़ पड़ा। जैसे ही वो पहुंचा, उसने देखा कि लिन सान कुछ लोगों से बात कर रहा था। लेकिन शिन फेंग ने आते ही माहौल बदल दिया। वो जोर से बोला, लिन भाई, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं, इन्हें सबक मैं सिखाता हूं। ये सुनकर सामने वाले लोग और खुद लिन सान भी कुछ पल के लिए चुप रह गए। अगले ही पल सुनहरी रोशनी फूटी। शिन फेंग ने अचानक हमला कर दिया। उसने अपनी दिव्य तलवार निकाली और पूरी ताकत से वार किया। शुरुआत में दुश्मनों को लगा कि वो सिर्फ एक साधारण योद्धा है और ज्यादा खतरा नहीं, लेकिन तभी शिन फेंग ने अपनी सबसे खतरनाक शक्ति सक्रिय कर दी, इनविंसिबल स्वॉर्ड हार्ट। अचानक उसके चारों तरफ भयानक तलवार ऊर्जा घूमने लगी। पूरा माहौल कांप उठा। ये दृश्य देखकर शिन यान तक दंग रह गई और पहली बार लिन सान के चेहरे पर भी साफ हैरानी दिखाई दी। कुछ ही दिनों में शिन फेंग की ताकत इतनी बढ़ चुकी थी कि आसपास खड़े लोग तक उसकी चर्चा करने लगे। सब हैरान थे कि उसने न सिर्फ तलवार की मंशा समझ ली थी, बल्कि इनविंसिबल स्वॉर्ड हार्ट जैसी दुर्लभ शक्ति भी हासिल कर ली। शिन यान भी चुपचाप उसे देख रही थी। उसके मन में बस एक ही सवाल था, आखिर एक 8 साल का बच्चा इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंच सकता है? तभी अचानक एक छोटा लड़का आगे आया और हंसते हुए बोला, इतना डर गए सिर्फ इसलिए कि किसी ने एक सीक्रेट तकनीक सीख ली? फिर उसने सीधे शिन फेंग की तरफ देखकर कहा, तो तुम वही लड़के हो ना जिसने चिन परिवार छोड़ दिया और सुप्रीम बोन हासिल की? उसकी आवाज में साफ चुनौती थी। मैं काफी समय से तुम्हें हराने का तरीका ढूंढ रहा हूं। इतना कहकर उसने तलवार निकाल ली और शिन फेंग पर दबाव बनाने लगा। लेकिन अगले ही पल कुछ अजीब हुआ। उसके शरीर से अचानक गर्म ऊर्जा निकलने लगी और उसका भाई घबराकर उसे उठाकर पीछे हट गया। वो जोर से चिल्लाया, सब लोग भागो। दोनों भाइयों को ऐसे डरकर भागते देख बाकी लोग समझ ही नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या। उन्हें लगा शायद वो दोनों कायर हैं। लेकिन शिन फेंग हल्का मुस्कुराया और बोला, कम से कम इन दोनों को खतरे का अंदाजा तो है। बाकी लोग अभी भी मूर्तियों की तरह खड़े हैं। ये सुनते ही बाकी लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने तय कर लिया कि अब हर हाल में शिन फेंग को खत्म करना है। शिन फेंग की आंखें ठंडी हो गई। उसके चारों तरफ खतरनाक हत्या ऊर्जा फैलने लगी। अगले ही पल उसकी तलवार चमकी और एक आदमी वही गिर पड़ा। सिस्टम की आवाज गूंजी, 100 पॉइंट्स प्राप्त। लेकिन हमला यही नहीं रुका। शिन फेंग लगातार वार करता गया। कुछ ही सेकंड में 8 लोग जमीन पर पड़े थे। 800 अतिरिक्त पॉइंट्स प्राप्त। उधर चिन परिवार में भी शिन फेंग की खबरें पहुंच चुकी थी। जब उसके पिता चिन तियान ने सुना कि शिन फेंग ने चोंगबैंग जैसे ताकतवर दुश्मन को हरा दिया तो वो घबरा उठे। उन्हें डर था कि इतनी बड़ी शक्ति मिलने के बाद कहीं शिन फेंग खुद पर काबू न खो दे। लेकिन उसके दादा बिल्कुल शांत थे। उन्होंने गर्व से कहा, मेरे पोते में सम्राट बनने की क्षमता है, वो किसी शक्ति के वश में नहीं होगा। इसी बीच नई खबर आई, शिन फेंग ने शी मेन परिवार के लोगों को भी मार दिया है। ये सुनकर उसके पिता और ज्यादा चौंक गए, लेकिन दादा अब भी मुस्कुरा रहे थे। फिर अगली रिपोर्ट आई, शिन फेंग ने तलवार की मंशा और इनविंसिबल स्वॉर्ड हार्ट दोनों पर महारत हासिल कर ली है। ये सुनते ही बूढ़े पूर्वज खुशी से लगभग उछल पड़े। मैं जानता था मेरा पोता साधारण नहीं है। उधर महान शिया साम्राज्य का सम्राट अपने महल में था। तभी एक घबराया हुआ सेवक भागता हुआ अंदर आया। महाराज, शिन फेंग ने न सिर्फ शक्तिशाली योद्धाओं को हराया है, बल्कि तलवार की सर्वोच्च शक्ति भी हासिल कर ली है। स्पिरिट वाटर माउंटेन पहुंचने के बाद लिन सान ने जो दृश्य देखा, उससे वो खुद पर शक करने लगा। एक तरफ शिन फेंग आराम से शिन यान के साथ पानी में खेल रहा था और दूसरी तरफ उसकी अपनी सालों की मेहनत जैसे बेकार लगने लगी। लिन सान मन ही मन सोचने लगा, मैंने 12 साल की उम्र में तलवार की छाया समझी थी, इतिहास तोड़ा था और मुझे सदी का प्रतिभाशाली तलवारबाज कहा गया था। लेकिन ये 8 साल का लड़का मुझसे भी आगे निकल गया। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, चुने हुए नायक को मानसिक रूप से हिला दिया गया। 1 लाख विलेन पॉइंट्स प्राप्त। ये सुनकर शिन फेंग अंदर ही अंदर खुश हो गया। उसे समझ आ गया था कि सिर्फ नायक को परेशान करके भी ढेर सारे पॉइंट्स कमाए जा सकते हैं। वो मासूम चेहरा बनाकर लिन सान के पास गया और बोला, भाई मुझे तलवार चलाना सिखाओ ना, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। ये सुनते ही लिन सान का दिमाग घूम गया। वो गुस्से में चिल्लाया, तुम मजाक उड़ा रहे हो, तुमने इनविंसिबल स्वॉर्ड इंटेंट तक समझ लिया है। लेकिन तभी शिन फेंग अचानक शिन यांग की बाहों में छिप गया और बोला, दीदी ये मुझे डरा रहा है, मैं तो बस तलवार ऐसे ही घुमा देता हूँ, बस ऐसे ही घुमाता हूँ। ये सुनकर लिन सान लगभग पागल हो गया। सिस्टम फिर गूंजा, चुने हुए नायक को दोबारा मानसिक आघात, 1 लाख अतिरिक्त पॉइंट्स प्राप्त। उधर शिन यान ने तुरंत शिन फेंग को बचाते हुए लिन सान को डांट दिया, तुम एक बच्चे पर क्यों चिल्ला रहे हो? अब तो लिन सान पूरी तरह टूट चुका था। एक तरफ शिन फेंग लगातार उसे चिढ़ा रहा था और दूसरी तरफ उसकी पसंद की लड़की भी उसी का पक्ष ले रही थी। सिस्टम ने फिर इनाम दे दिया, 1 लाख और पॉइंट्स प्राप्त। इधर शिन फेंग जानबूझकर और ज्यादा नाटक करने लगा। वो शिन यान से चिपक कर बैठ गया, जिससे लिन सान का गुस्सा और बढ़ गया। आखिरकार लिन सान तंग आकर वहां से भागने लगा, लेकिन शिन फेंग उसे छोड़ने वाला नहीं था। वो पीछे पीछे भागते हुए लगातार उसे चिढ़ाता रहा और सिस्टम से फिर पॉइंट्स कमाता गया। तभी अचानक आसमान से भारी कवच पहने सैनिकों की एक सेना उतरी।
उनका नेतृत्व साम्राज्य के सबसे खतरनाक भाला योद्धा चेंग कुन कर रहा था। उसे सम्राट ने खास तौर पर शिन फेंग को पकड़ने भेजा था। जैसे ही वो उतरा, उसकी डरावनी आभा पूरे इलाके पर छा गई। यहाँ तक कि लिन सान और बाकी लोग भी एक पल के लिए हिल तक नहीं पाए। लिन सान तुरंत समझ गया, ये दुश्मन उन दोनों से कई गुना ज्यादा ताकतवर है और इस बार हालात सच में खतरनाक हो चुके हैं। चेंग कुन की डरावनी ताकत देखकर शिन फेंग समझ गया कि इस बार मामला सच में खतरनाक है। कुछ पल सोचने के बाद उसके दिमाग में एक चालाक आइडिया आया। वो तुरंत मासूम चेहरा बनाकर रोने लगा और बोला, अंकल चेंग, आप मुझे पकड़ने आए हैं ना, तो इन्हें छोड़ दीजिए, मैं खुद आपके साथ चलूंगा। फिर उसने पीछे मुड़कर शिन यान और लिन सान की तरफ देखा और बोला, दीदी शिन यान, आपके लिए मैं खुद को कुर्बान कर दूंगा। ये सुनकर चेंग कुन ने अपना भाला उठाया और गरजते हुए बोला, आज मैं खुद तुम्हारा सिर काटूंगा, बदमाश लड़के। लेकिन तभी शिन यान ने घबराकर अपने हाथ की टेलीपोर्ट जेड तोड़ दी। अगले ही पल आसमान से सुनहरी बिजली गिरी और पूरा मैदान दो हिस्सों में बंट गया। फिर हवा मुड़ने लगी और एक विशाल रहस्यमयी प्राणी वहां प्रकट हुआ। उस प्राणी के ऊपर लाल कपड़ों में एक बेहद खूबसूरत महिला खड़ी थी। उसकी मौजूदगी इतनी भयानक थी कि पूरा वातावरण कांप उठा। उधर जिन परिवार तक भी खबर पहुंच चुकी थी कि सम्राट ने हजारों सैनिकों के साथ चेंग कुन को शिन फेंग को मारने भेजा है। ये सुनते ही शिन फेंग के दादा तक घबरा गए। उन्होंने तुरंत परिवार के सबसे ताकतवर रक्षकों को तैयार रहने का आदेश दिया। इधर मैदान में शिन फेंग समझ चुका था कि सामने खड़ी महिला साधारण नहीं है। उसकी ताकत शायद पूरे साम्राज्य के सबसे खतरनाक लोगों में गिनी जा सकती थी। चेंग कुन गुस्से में गरजा, मेरे काम में दखल मत दो। लेकिन वो महिला बस हल्का मुस्कुराई। उसकी आंखों में अजीब सा आकर्षण था। वो धीमे स्वर में बोली, मैं तो बस एक कमजोर स्त्री हूँ, भला जनरल के खिलाफ कैसे जा सकती हूँ। लेकिन अगले ही पल बैंगनी ऊर्जा की एक किरण सीधा चेंग कुन के सीने में जा लगी। उसके शरीर में बड़ा सा छेद हो गया और वो वही ढेर हो गया। सैनिक ये दृश्य देखकर डर से कांपने लगे। उनके लिए ये किसी दुस्वप्न से कम नहीं था। इतनी निर्दयी ताकत देखकर शिन फेंग भी सावधान हो गया। लेकिन शिन यान का चेहरा देखते ही उसे समझ आ गया कि वो महिला उससे जुड़ी हुई है। महिला ने उंगलियां चटकाई और अगले ही पल ऊर्जा ने शिन फेंग और शिन यान दोनों को घेर लिया। वो मुस्कुराकर बोली, शिन यान, आखिर तुम भागकर कहां जाना चाहती थी। ये सुनते ही शिन यान शर्मिंदा हो गई। फिर वो महिला अपनी शक्ति इस्तेमाल करके दोनों को एक छिपी हुई दुनिया में ले गई। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार शिन यान ने सारी सच्चाई बता दी। महिला ने गुस्से में उसके सिर पर हल्की चपत लगाई और बोली, तुम्हें पता भी है तुम्हारे गायब होने से सब कितने परेशान थे। हालात संभालने के लिए शिन यान ने तुरंत शिन फेंग को आगे खींच लिया और बोली, ये है शिन फेंग, मेरी सबसे बड़ी खोज। जब यू शेन ने सुना कि शिन फेंग ने सिर्फ 8 साल की उम्र में तलवार की मंशा और स्वॉर्ड हार्ट दोनों समझ लिए हैं, तो वो खुद भी चौंक गई। उसे याद आया कि पूरे साम्राज्य में शिन फेंग और उसके भाई की चर्चा हो रही थी। लोग कहते थे कि दोनों असाधारण प्रतिभाएं हैं। लेकिन हाल ही में खबर फैली थी कि शिन फेंग ने अपने छोटे भाई की सुप्रीम बोन हासिल करने के बाद सबका निशाना बन गया है। यू शेन को लगा था कि वो शायद अब तक मर चुका होगा, लेकिन अब उसके सामने खड़ा लड़का पहले से भी ज्यादा खतरनाक और रहस्यमय लग रहा था। इसी बीच शिन फेंग अचानक उसके पास आ गया और मुस्कुराकर बोला, बड़ी बहन, क्या आपको पहली नजर वाला प्यार पर भरोसा है। ये सुनकर यू शेन तक हंस पड़ी। इतनी छोटी उम्र में तुम्हें प्यार के बारे में भी पता है। लेकिन शिन फेंग पूरी गंभीरता से बोला, हाँ, और जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपसे शादी करूंगा। पास खड़ी शिन यान ये सुनकर गुस्से से भर गई। वो मन ही मन सोच रही थी, मैं इसकी चिंता कर रही हूं और ये यहां फ्लर्ट कर रहा है। लेकिन यू शेन को उसकी बात मजेदार लगी। वो हंसते हुए बोली, छोटे हो लेकिन हिम्मत बहुत बड़ी है। फिर मजाक में बोली, असल मर्द की पहचान उसकी उम्र नहीं, उसका आत्मविश्वास होता है। इधर शिन यान का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसे लग रहा था कि शिन फेंग जानबूझकर उसे चिढ़ा रहा है। तभी अचानक चिन परिवार के पूर्वज और कई रक्षक वहां पहुंच गए। साथ ही शिन फेंग के पिता का संदेश भी आया, डरना मत बेटा, हम तुम्हें बचाने आए हैं। ये सुनकर शिन फेंग ने मन ही मन आंखें घुमा ली। अब आने का क्या फायदा, मैं तो यहाँ आराम की जिंदगी सेट करने वाला था। अगले ही पल वो सीधे यू शेन के पास जाकर छिप गया और बोला, मुझे बचा लीजिए, अभी तो मैंने जिंदगी के मजे लेना भी शुरू नहीं किया। हालात और अजीब तब हो गए जब शिन यान अचानक आगे बढ़ी और बोली, अगर लड़ाई करनी है तो करो, लेकिन मैं शिन फेंग को किसी को नहीं दूंगी। ये सुनते ही दोनों पक्ष कुछ पल के लिए चुप हो गए। अपनी ही बात समझकर शिन यान तुरंत शर्म से लाल पड़ गई और जल्दी से बोली, मेरा मतलब वो अब यू शेन पैलेस का हिस्सा है। यू शेन हल्का मुस्कुराई, जबकि शिन फेंग अंदर ही अंदर मजे ले रहा था। कुछ समय बाद शिन फेंग को यू शेन पैलेस ले जाया गया। वहां की योद्धा महिलाएं उसकी ताकत और प्रतिभा देखकर बेहद प्रभावित थी। सब लोग उसके आसपास इकट्ठा होकर उससे बात करने लगी और माहौल काफी हल्का फुल्का हो गया। शिन फेंग मन ही मन सोच रहा था, लगता है यहाँ की जिंदगी सच में आरामदायक होने वाली है। यू शेन ने शिन फेंग को अपने महल में शामिल होने का निमंत्रण दिया और इतनी बड़ी ताकत के संरक्षण को शिन फेंग भला कैसे मना करता। लेकिन उसके सपने अभी भी बहुत बड़े थे। वो मुस्कुराकर बोला, जियांगू की परंपरा के हिसाब से जान बचाने का बदला शादी करके दिया जाता है, तो बड़ी बहन जल्दी मुझसे शादी कर लीजिए। ये सुनकर यू शेन हंस पड़ी। उसे शिन फेंग की बेबाकी और आत्मविश्वास बेहद मजेदार लग रहे थे। फिर उसने आधिकारिक रूप से घोषणा की, आज से शिन फेंग यू शेन पैलेस का दिव्य पुत्र होगा। ये सुनते ही शिन फेंग तुरंत बोला, तो अब मैं यहाँ की सभी देवियों के साथ साधना कर सकता हूँ ना। लेकिन यू शेन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, दिव्य पुत्र और दिव्य पुत्रियों को मैं खुद प्रशिक्षण देती हूँ, यहाँ कोई आलस या शरारत नहीं चलेगी। शिन फेंग फिर भी पीछे नहीं हटा। वो बोला,
तो कम से कम मैं आपके साथ रह सकता हूं ना। यू शेन ने हल्की मुस्कान के साथ हामी भर दी, लेकिन तभी शिन यान गुस्से में आई और सीधे उसका कान पकड़ लिया। तुम्हारी नजर आखिर हर समय कहाँ रहती है? फिर उसने साफ कह दिया कि अब से शिन फेंग उसी के महल में रहेगा। शिन फेंग अंदर ही अंदर हंस पड़ा। उसे ये सब काफी मजेदार लग रहा था। इसके बाद समय तेजी से बीता और देखते ही देखते 7 साल गुजर गए। एक विशाल झरने के पास कई युवतियां इकट्ठा थी और नीचे उत्सुकता से देख रही थी। वहां खड़ा व्यक्ति अब बड़ा हो चुका शिन फेंग था। 7 सालों में उसकी ताकत और आकर्षण दोनों कई गुना बढ़ चुके थे। तभी अचानक शाओ बाई वहां कूदता हुआ आया और जोर से बोला, समय खत्म, टिकट लेकर लाइन में लगो। अब वो छोटा खरगोश पूरी तरह व्यापारी बन चुका था। वो अलग अलग टिकट बेचकर भारी कमाई कर रहा था। महल की लड़कियां भी उसकी हरकतों पर हंस रही थी, जबकि शाओ बाई गर्व से खुद को सबसे बड़ा बिजनेसमैन खरगोश मान रहा था। सब पहले से कहीं ज्यादा प्रभावशाली हो चुका था। जैसे ही उसने हमला किया, एक तेज अदृश्य तलवार ऊर्जा सीधे शिन फेंग की तरफ बढ़ी, लेकिन शिन फेंग ने मुस्कुराते हुए उसे आसानी से रोक लिया। अगले ही पल चट्टान पर 2 खूबसूरत आकृतियां दिखाई दी, यू शुआन और शिन यान। इन 7 सालों में शिन फेंग लगातार यू शुआन के साथ प्रशिक्षण लेता रहा था। उसकी शांत लेकिन रहस्यमयी खूबसूरती हर दिन और खतरनाक होती जा रही थी। शिन फेंग हमेशा की तरह मजाकिया अंदाज में अपनी ताकत दिखाने लगा, लेकिन शिन यान ने बिना देर किए उसे सीधे पानी में धक्का दे दिया। हालांकि बाहर से वो लोग मजाक कर रहे थे, लेकिन महल की लड़कियां साफ देख सकती थी कि अब शिन फेंग पहले वाला लड़का नहीं रहा। उसकी मौजूदगी में अब एक अलग ही आकर्षण और दबदबा था। हालांकि बाहर से वो लोग मजाक कर रहे थे, लेकिन महल की लड़कियां साफ देख सकती थी कि अब शिन फेंग पहले वाला लड़का नहीं रहा। उसकी मौजूदगी में अब एक अलग ही आकर्षण और दबदबा था। शिन यान गुस्से में बोली, बचपन से हर किसी को घूरते रहते हो, क्या मैं तुम्हें दिखाई नहीं देती? लेकिन शिन फेंग ने हमेशा की तरह उसकी बात हल्के में उड़ा दी और पानी उछालकर उसे और चिढ़ाने लगा। दोनों फिर से बहस और नोकझोंक में उलझ गए। यू शुआन ये सब देखकर बस हल्का मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वो अब इन दोनों की आदत समझ चुकी थी। कुछ देर बाद उसने गंभीर होकर कहा, कुछ दिनों में यिन्यू राज दरबार का डेथ मैच टूर्नामेंट शुरू होने वाला है, क्या तुम उसमें हिस्सा लोगे? ये सुनते ही शिन फेंग तुरंत शांत हो गया, क्योंकि ये साधारण प्रतियोगिता नहीं थी। जो लोग इसमें जीतते उन्हें राज दरबार सीधे प्रशिक्षण देता, और जो हारते वो कभी वापस नहीं लौटते। ये सुनकर शिन यान तुरंत चिंतित हो गई। उसे टूर्नामेंट से ज्यादा डर इस बात का था कि कहीं शिन फेंग खतरे में न पड़ जाए। लेकिन यू शुआन ने कहा, जो इस परीक्षा को पार करते हैं वही भविष्य में साम्राज्य के सबसे बड़े योद्धा बनते हैं। शिन फेंग कुछ पल चुप रहा, फिर उसके चेहरे पर वही पुरानी शरारती मुस्कान लौट आई। वो मन ही मन सोचने लगा, काफी समय हो गया किसी चुने हुए नायक को परेशान किए हुए, और मेरे विलेन पॉइंट्स भी कम हो रहे हैं। स्पष्ट था, आने वाला टूर्नामेंट सिर्फ लड़ाई नहीं, बल्कि एक नई बड़ी अराजकता की शुरुआत होने वाला था। अचानक शिन यान ने अपनी खास तकनीक इस्तेमाल की। खतरे का एहसास होते ही शिन फेंग तुरंत पीछे हट गया और जोर से चिल्लाया, सावधान, वहां सांप है। उसकी आवाज सुनकर सिर्फ शिन यान ही नहीं, बल्कि पास छिपकर देख रही 3 लड़कियां और पानी में छिपा शाओ बाई भी डरकर बाहर आ गए। सबको अचानक सामने देखकर शिन फेंग खुद भी चौंक गया। उसे तुरंत समझ आ गया कि उसकी सारी हरकतें पकड़ी जा चुकी है। तीनों लड़कियां तुरंत घुटनों पर बैठ गई और यू शेन से माफी मांगने लगी। हमसे गलती हो गई, यू शेन ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा। मून गॉड पैलेस के नियमों के अनुसार चोरी छिपे देखने वालों को सजा मिलती है। फिर उसने शिन फेंग की तरफ देखकर कहा, दिव्य पुत्र, सजा तुम तय करो। शिन फेंग ने हमेशा की तरह हल्के अंदाज में उन्हें डांटा और कहा, चलो इस बार माफ किया, लेकिन दोबारा ऐसा मत करना। तीनों लड़कियां तुरंत धन्यवाद बोलकर वहां से भाग गई। यू शेन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम जरूरत से ज्यादा नरम हो। लेकिन शिन फेंग ने मजाक में जवाब दिया, क्या करूं, इतने हैंडसम इंसान को देखकर लोग खुद को रोक नहीं पाते। तभी यू शेन की नजर पानी से भागने की कोशिश कर रहे शाओ बाई पर पड़ी। शाओ बाई अपने पैसों की थैली पकड़े कांप रहा था। वो तुरंत शिन यान के पीछे छिप गया, लेकिन शिन फेंग ने उसे पकड़ लिया और उसके गाल खींचते हुए बोला, तू तो पूरा बिजनेसमैन बन गया है। इसी बीच यू शेन गंभीर हो गई। उसने बताया कि अगले कुछ दिनों में दाशिया साम्राज्य का दूत आने वाला है। स्पष्ट था कि सम्राट अब भी शिन फेंग को खतरा मानता था। तभी एक युवती दौड़ती हुई आई और बोली, दिव्य पुत्र, बाहर दाशिया का एक शिष्य आया है, वो आपको चुनौती देना चाहता है। यह सुनकर शिन फेंग थोड़ा हैरान हुआ। बाहर खड़ा दाशिया का योद्धा लगातार उसे अपमानित कर रहा था और मून गॉड पैलेस को भी चुनौती दे रहा था। यहां तक कि उसने अपनी शक्ति का गोला बनाकर महल की तरफ हमला भी कर दिया। महल की योद्धा लड़कियां तुरंत तलवारें निकालकर उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन वो बिल्कुल नहीं डरा। वो घमंड से बोला, मैं दाशिया साम्राज्य का प्रतिनिधि हूं, अगर किसी ने मुझे छुआ तो इसे युद्ध की घोषणा माना जाएगा। तभी शिन यान आगे बढ़ी। वो उसे सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन शिन फेंग ने उसे रोक दिया। वो शांत स्वर में बोला, यह सिर्फ मोहरा है, असली खेल कोई और खेल रहा है। शिन यान तुरंत समझ गई कि मामला सिर्फ एक चुनौती का नहीं, बल्कि 2 बड़े शक्तिशाली गुटों के बीच बढ़ते तनाव का है। शिन फेंग ने जल्दी ही पूरा खेल समझ लिया। ऊपर से तो दाशिया साम्राज्य प्रतिभाशाली योद्धाओं को बढ़ावा देने की बात कर रहा था, लेकिन असल मकसद था बड़े कुलों और रईस परिवारों की ताकत कम करना। अगर अलग अलग परिवारों के योद्धा यिन यू की धरती पर मरते तो दोनों पक्षों में युद्ध छिड़ जाता और सबसे ज्यादा फायदा सीधे राज परिवार को मिलता। ये सोचते ही शिन फेंग हल्का मुस्कुराया। तो असली खेल राजनीति का है। इतना कहकर वो सीधे मून गॉड पैलेस से बाहर उड़ गया। बाहर पहले से भारी भीड़ जमा थी। 7 साल पहले जब शिन फेंग की परफेक्ट आर्ट्स फिजिक की खबर फैली थी,
तभी से लोग उसे देखने के लिए पागल थे। लेकिन मून गॉड पैलेस का दिव्य पुत्र बनने के बाद उसने कभी खुलकर लड़ाई नहीं की थी। अब पहली बार उसे सामने देखकर पूरा मैदान उत्साह से भर गया। उधर दाशिया का योद्धा भी पूरी ताकत से आगे बढ़ा। उसकी आभा जंगली सुअर जैसी हिंसक लग रही थी। उसने आते ही विशाल तलवार शिन फेंग की तरफ फेंक दी, लेकिन शिन फेंग ने बिना किसी मेहनत के हमला बचा लिया। फिर आराम से अपने कपड़ों की धूल झाड़ते हुए बोला, बस इतनी ताकत? सामने वाला गुस्से में गरजा, मैं स्पिरिट मार्शल के चौथे स्तर पर हूं। लेकिन शिन फेंग ने गर्व से जवाब दिया, और मैं ट्रांसेंडेंट 9वें स्तर पर। यह सुनते ही वो आदमी पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। उसे लगा था कि शिन फेंग सिर्फ नाम का मशहूर है। उसने तुरंत पूछा, कैसी लड़ाई चाहिए, अकेले या समूह में? शिन फेंग ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, समझ गया। फिर उसने पीछे खड़ी मून गॉड पैलेस की लड़कियों की तरफ देखा और बोला, वो 1-1 चाहता है तो तुम सब मिलकर जाओ। बस इतना सुनना था कि सारी लड़कियां उस योद्धा पर टूट पड़ी। कुछ ही सेकंड में बेचारा जमीन पर गिर चुका था, लेकिन लड़कियां रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो दर्द में चिल्लाते हुए भी हार मानने से इनकार कर रहा था। ये देखकर शिन फेंग ने जेब से छोटा हिसाब किताब निकाल लिया और गिनती शुरू कर दी। मुख्य द्वार का नुकसान, दीवार का नुकसान, महल की लड़कियों को मानसिक तनाव। फिर उसने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, कुल मिलाकर 1 मिलियन टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स। ये सुनते ही दाशिया का योद्धा लगभग चीख पड़ा, 1 मिलियन? तुम सीधी लूट क्यों नहीं कर लेते? ये सुनकर वो दाशिया योद्धा गुस्से से कांप उठा। उसे लगा शिन फेंग मजाक कर रहा है, लेकिन शिन फेंग बिल्कुल शांत चेहरा बनाकर बोला, हाँ बिल्कुल सही समझे, मैं सच में तुम्हें लूटना चाहता हूं। दाशिया के उस शिष्य की बात सुनकर पूरा मून गॉड पैलेस कुछ पल के लिए शांत हो गया, लेकिन अगले ही पल सबकी नजरें शिन फेंग पर टिक गई। अब सभी को समझ आ चुका था कि उनका दिव्य पुत्र सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि बेशर्मी में भी नंबर 1 है। उधर वो शिष्य अब भी चिल्ला रहा था, मेरे पास इतने स्पिरिट स्टोन्स नहीं है। लेकिन शिन फेंग शैतानी मुस्कान के साथ बोला, किसने कहा कि मैं सिर्फ पैसे ही लूंगा? कुछ देर बाद मुख्य बाजार में शिन फेंग एक गाड़ी लेकर खड़ा था और जोर जोर से आवाज लगा रहा था, आइए आइए, असली दाशिया योद्धा, ना 998 ना 888, सिर्फ 98 में घर ले जाइए। ये दृश्य देखकर पूरा बाजार दंग रह गया। उधर बेचारा दाशिया शिष्य गुस्से से पागल हो चुका था। वो चिल्लाया, दाशिया साम्राज्य तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन शिन फेंग ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, पहले अपनी चिंता कर लो। तभी भीड़ में से एक अमीर विदेशी महिला आगे आई। उसने मुस्कुराकर कहा, मेरी बड़ी बहन को ये योद्धा पसंद आ गया है, हम इसे पूरी तरह खरीदना चाहते हैं। अगले ही पल एक भारी भरकम युवती भी वहां आ गई। ये देखकर शिन फेंग तुरंत बोला, ज्यादा पैसे? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। बेचारा शिष्य अब पूरी ताकत से छूटने की कोशिश कर रहा था। उसका चेहरा देखकर शिन फेंग ने लंबी सांस ली और बोला, ऐसा मत देखो, मैंने तुम्हारे लिए खास चुनकर अच्छी लड़की ढूंढी है। फिर उसने मजाक मजाक में उसे एक खास दवा भी खिला दी। अब तो पूरे बाजार की सोच बदल चुकी थी। सब लोग कहने लगे, ये आदमी सिर्फ प्राचीन युग का सबसे ताकतवर योद्धा नहीं, सबसे बड़ा शरारती भी है। उधर वो दाशिया शिष्य पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन शिन फेंग लगातार माहौल को और अजीब बनाकर मजे ले रहा था। आखिरकार उस भारी भरकम लड़की ने डरते डरते उसका हाथ पकड़ा और अगले ही पल उस योद्धा का रवैया अचानक बदल गया। उसकी आंखों में अजीब चमक आ गई, जैसे उसे अचानक अपनी जिंदगी का प्यार मिल गया हो। वो भावुक होकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, शायद यही मेरी किस्मत थी। दोनों खुशी खुशी वहां से चले गए और शिन फेंग दूर खड़ा मुस्कुराता रहा। लेकिन जैसे ही वो लोग नजर से ओझल हुए, उसके चेहरे का भाव बदल गया। उसे साफ महसूस हो रहा था कि असली मुसीबत अब आने वाली है। तभी अचानक भारी कांस्य घंटी की आवाज पूरे शहर में गूंज उठी। दाशिया साम्राज्य की राजकुमारी नान फेंग पधार रही है। सड़क तुरंत खाली कराई गई। नान फेंग सिर्फ सम्राट की सबसे प्यारी बेटी ही नहीं, बल्कि इस बार यिन यू में आई दाशिया प्रतिनिधि मंडल की नेता भी थी। अब साफ हो चुका था कि वो सारे शिष्य उसी के अधीन थे। रथ के अंदर से ठंडी आवाज आई, शिन फेंग, तुमने दाशिया के शिष्यों का अपमान किया है, तुम्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? लेकिन शिन फेंग बिल्कुल नहीं डरा। वो हंसते हुए बोला, तुम्हारे लोग मेरे महल में घुसे, मेरे लोगों को चुनौती दी और अब मेरे ही इलाके में मुझसे सवाल कर रहे हो? फिर उसने तीखी नजरों से रथ की तरफ देखा। क्या दाशिया ने यिन यू पर कब्जा कर लिया है? यह सुनकर नान फेंग गुस्से से भर उठी। उसने तुरंत आदेश दिया, इसे पकड़ो। सैनिक तेजी से आगे बढ़े, लेकिन शिन फेंग सिर्फ मुस्कुराया। दूसरों के घर में आकर इतना घमंड, सच में कमाल है। अगले ही पल उसने कई पतली सुइयां हवा में छोड़ दी। सैनिकों ने हमले रोक तो लिए, लेकिन कुछ ही सेकंड में उनके शरीर सुन्न होने लगे। वो घबराकर चिल्लाए, जहर। लेकिन शिन फेंग ने तुरंत मासूम चेहरा बनाया, मैं एक सभ्य इंसान हूं, जहर क्यों इस्तेमाल करूंगा? सैनिकों ने राहत की सांस ली थी कि वो मुस्कुराकर बोला, वो जहर नहीं था, बस थोड़ा खास असर करने वाली दवा थी। ये सुनते ही सबके चेहरे बदल गए। अब उन्हें समझ आ गया था कि शिन फेंग फिर कोई खतरनाक शरारत कर चुका है। तभी रथ से एक सुसज्जित अधिकारी बाहर आया। वो सम्मान से झुककर बोला, महान योद्धा शिन फेंग, कृपया दोनों राज्यों की दोस्ती का सम्मान कीजिए।
7 साल बाद उसे आखिरकार एक नया बड़ा चुना हुआ नायक मिल गया था। बाहर से वो अब भी शांत बना हुआ था, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिमाग नई चालें सोचने लगा था। अचानक उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मैं मदद कर देता हूं। लेकिन अगले ही पल धड़ाम, उसकी जोरदार लात सीधे उस अधिकारी पर पड़ी। हमला इतना भयानक था कि पूरा मैदान कुछ पल के लिए सन्न रह गया। इसी समय रथ का पर्दा धीरे धीरे उठा और बर्फ जैसी गोरी त्वचा, शाही पोशाक और दब्बे वाली नानफेंग बाहर उतरी। पूरा माहौल अचानक भारी हो गया, क्योंकि अब असली टक्कर शुरू होने वाली थी। घायल सैनिकों को देखकर नानफेंग गुस्से में भर गई। उसने सीधे शिनफेंग पर आरोप लगाया कि वो जरूरत से ज्यादा निर्दयी है। लेकिन शिनफेंग हमेशा की तरह मुस्कुराया और ताना मारते हुए बोला, मुझे तो लगा था राजकुमारी बहुत महान है, लेकिन लगता है उनके खास लोग हर जगह साथ चलते हैं। नानफेंग ने शायद पहली बार किसी को इतनी बेशर्मी से जवाब देते देखा था। गुस्से में उसने तुरंत शिनफेंग को थप्पड़ मारने की कोशिश की, लेकिन शिनफेंग ने उसका हाथ बीच में ही पकड़ लिया। फिर वो हल्की मुस्कान के साथ बोला, इतना गुस्सा? लगता है मामला सिर्फ सम्मान का नहीं, कुछ और भी है। उधर फेंग चेंग ये सब देखकर और ज्यादा भड़क गया। शिनफेंग तुरंत समझ गया कि सामने वाले की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। वो मन ही मन खुश हुआ। ये तो उम्मीद से भी आसान निकला। तभी फेंग चेंग ने तलवार निकालकर सीधे शिनफेंग की तरफ तान दी। उसकी आवाज ठंडी थी, राजकुमारी से दूर रहो। लेकिन शिनफेंग को इससे फर्क नहीं पड़ा। उल्टा वो और ज्यादा मजाक करने लगा। उसने नानफेंग को चुनौती दी, चलो एक सीधी लड़ाई हो जाए, एक बनाम एक, बिना किसी मदद के। नानफेंग ने तुरंत चुनौती स्वीकार कर ली। उसे यकीन था कि शिनफेंग सिर्फ चालाकी करता है, असली लड़ाई में टिक नहीं पाएगा। दोनों आमने सामने खड़े हुए। फिर अगले ही पल नानफेंग बिजली जैसी रफ्तार से आगे बढ़ी। उसकी गति देखकर शिनफेंग भी थोड़ा हैरान हुआ। उसे समझ आ गया कि ये कोई साधारण राजकुमारी नहीं है। उसने सहज रूप से हमला रोक लिया। हालांकि वो आसानी से मुकाबला खत्म कर सकता था, लेकिन उसके लिए जीत से ज्यादा जरूरी था खेल को लंबा चलाना। नानफेंग ने ताना मारा, प्राचीन युग का नंबर 1 योद्धा, बस इतना ही? शिनफेंग ने जवाब देने के बजाय बस मुस्कुराकर खून साफ किया। लेकिन तभी नानफेंग की नजर उस कपड़े पर पड़ी और उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसे समझ आ गया कि शिनफेंग फिर उसे चिढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उधर बाहर बैठे दर्शक पूरा तमाशा बड़े मजे से देख रहे थे। कुछ लोग चिल्ला रहे थे, लड़ाई जारी रखो, जबकि फेंग चेंग गुस्से से लगभग फट पड़ा। वो गरज कर बोला, शिनफेंग, तुम्हारी हरकतें हद पार कर रही है। लेकिन यिन्यू की जनता के लिए यह सब मनोरंजन का हिस्सा था। यहां जीत मायने रखती थी, तरीका नहीं। सिस्टम की आवाज फिर गूंजी, चोजन वन की प्रिय व्यक्ति को उकसाने पर अतिरिक्त विलन पॉइंट्स प्राप्त। ये सुनते ही शिनफेंग के चेहरे पर और भी शैतानी मुस्कान आ गई। नानफेंग गुस्से से भरकर फिर से शिनफेंग पर टूट पड़ी, लेकिन शिनफेंग ने उसका हमला आसानी से टाल दिया और एक ही पल में उसे अपनी पकड़ में ले लिया। पूरा मैदान ये देखकर दंग रह गया, क्योंकि शिनफेंग जानबूझकर फेंग चेंग को उकसा रहा था। नानफेंग इस अचानक हुई हरकत से पूरी तरह घबरा गई, जबकि फेंग चेंग की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। शिनफेंग ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा, जैसे उसे बस इसी पल का इंतजार हो। और हुआ भी वही। फेंग चेंग का धैर्य आखिर टूट गया। उसकी पूरी ऊर्जा विस्फोट की तरफ बाहर निकली। अगले ही पल उसके पीछे विशाल सुनहरी बुद्ध आभा प्रकट हुई। पूरा मैदान उसकी शक्ति से कांप उठा। वो गरज कर बोला, शिनफेंग, आज मैं तुझे खत्म कर दूंगा। शिनफेंग तुरंत समझ गया कि अब असली लड़ाई शुरू हो चुकी है। उसने भी अपना कातिलाना आभा मंडल छोड़ दिया। उसकी आंखें गंभीर हो गई। अब मजाक खत्म था। फेंग चेंग की शक्ति लगातार बढ़ रही थी। उसके वार पहाड़ तोड़ देने जितने भारी हो चुके थे। लेकिन शिनफेंग ने भी अपनी नई तकनीक सक्रिय कर दी। उसकी तलवार से निकली ऊर्जा, भ्रम और गति दोनों का मेल थी। वार इतने तेज थे कि देखने वाले भी समझ नहीं पा रहे थे कि असली हमला कहां से आ रहा है। दोनों की ताकत टकराई। धम, सुनहरी बुद्ध शक्ति हवा में टूटने लगी। फेंग चेंग ने खून उगल दिया और उसके सीने पर गहरा घाव बन गया। फिर भी वो पूरी तरह गिरा नहीं। ये देखकर शिनफेंग भी प्रभावित हुआ। वो बोला, तुम पहले इंसान हो जिसने आखिरी पल में अपनी जान बचा ली, वरना मेरा वार सीधे खत्म कर देता। पूरा मैदान अब समझ चुका था, ये सिर्फ लड़ाई नहीं रही, ये दो खतरनाक प्रतिभाओं की सीधी टक्कर बन चुकी थी। फेंग चेंग ने दर्द सहते हुए भी नानफेंग की मदद लेने से इनकार कर दिया। नानफेंग तुरंत समझ गई कि उसके व्यवहार में बदलाव आ चुका है। पहले उसकी आंखों में जो भरोसा और लगाव था, अब उसकी जगह शक दिखाई दे रहा था। उधर सिस्टम ने शिनफेंग के सामने नया मिशन खोल दिया। मिशन इतना अजीब था कि शिनफेंग खुद चौंक गया। वो मन ही मन बड़बड़ाया, मैं एक सभ्य इंसान हूं। ये सिस्टम मुझे आखिर बनाना क्या चाहता है? लेकिन जैसे ही उसने इनाम देखा, उसका चेहरा बदल गया। इनाम इतना बड़ा था कि आखिरकार उसने मजबूरी में मिशन स्वीकार कर लिया। फिर वो सीधे नानफेंग और फेंग चेंग के पास पहुंचा और मासूम चेहरा बनाकर बोला, राजकुमारी, आपने अभी मुझे चूमा था क्या? ये सुनते ही पूरा माहौल शांत हो गया। सबकी नजरें तुरंत उन दोनों पर टिक गई। फेंग चेंग की आंखों में भी शक की हल्की झलक दिखाई दी। नानफेंग गुस्से से लाल हो गई। उसे लगा शिनफेंग जानबूझकर उसे बदनाम कर रहा है, लेकिन शिनफेंग बिना रुके मजाक करता रहा। वो बोला, कोई बात नहीं, अब तो मुझे आपके दांतों की गिनती तक याद हो गई। हालांकि उसने माहौल खराब करने की पूरी कोशिश की, लेकिन फेंग चेंग ने खुद को संभाल लिया। उसने बस ठंडी नजर से शिनफेंग को देखा और चुपचाप वहां से चला गया।
शिन फेंग समझ गया कि यह आदमी साधारण नहीं है। वो अब भी अपनी असली ताकत और भावनाएं छुपा रहा था। सिस्टम की आवाज आई, मिशन प्रोग्रेस 5%। उधर नान फेंग भी गुस्से में वहां से जाने लगी। वो अब पहले से ज्यादा शिन फेंग को खत्म करना चाहती थी, लेकिन तभी शिन फेंग ने उसे रोक लिया। उसने मुस्कुराते हुए एक गुलाबी कपड़ा उसकी तरफ उछाल दिया। नान फेंग ने देखते ही पहचान लिया कि वो उसकी निजी चीज थी। उसका चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया। शिन फेंग हंसते हुए बोला, अगर आपको नहीं चाहिए तो मैं रख लेता हूं। यह सुनते ही नान फेंग तुरंत उसे छीन कर बोली, शिन फेंग, इसका बदला जरूर मिलेगा। सिस्टम फिर गूंजा, मिशन प्रोग्रेस 10%। रात गहराने के बाद शाओ बाई जम्हाई लेते हुए शिन फेंग के कंधे पर बैठा था। वो बोला, इतनी रात में हम यहां क्या कर रहे हैं? शिन फेंग मुस्कुराया, पैसा कमाने। फिर उसने चुपचाप नान फेंग के निवास की तरफ देखा, जहां रात के अंधेरे में कुछ नया खेल शुरू होने वाला था। पैसे कमाने की बात सुनते ही शाओ बाई की आंखें चमक उठीं। पिछले 7 सालों में उसने खाने के लिए हर तरह के धंधे किए थे, इसलिए उसे लगा कि शिन फेंग फिर कोई नया बिजनेस शुरू करने वाला है। बिना कुछ पूछे ही वो रात के अंधेरे में गायब हो गया। उधर नान फेंग अकेली खिड़की के पास खड़ी थी। चांदनी रात में उसका चेहरा उदास लग रहा था। तभी अचानक उसके सामने एक सफेद फूला फूला खरगोश कूद कर आ गया। नान फेंग पहले तो चौंकी, लेकिन अगले ही पल उसे वो बेहद प्यारा लगा। शाओ बाई ने मासूम आंखें झपकाते हुए पूछा, सुंदरी, क्या आपको प्यार चाहिए? ये सुनते ही नान फेंग का चेहरा हल्का लाल हो गया। उसके दिमाग में तुरंत फेंग चेंग का ख्याल आया। वो सोचने लगी, क्या ये खरगोश उसी ने भेजा है? जितना वो सोचती गई उतना ही उसे ये बात सच लगने लगी। आखिरकार उसने धीरे से सिर हिला दिया। शाओ बाई तुरंत अपने व्यापारी मोड में आ गया। उसने जेब से छोटा कैलकुलेटर निकाला और गंभीर चेहरा बनाकर बोला, हम 7 साल से इस काम में हैं, हमारी सर्विस की गारंटी है। नान फेंग आधी बातें समझ नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी ध्यान से सुन रही थी। फिर शाओ बाई ने छोटा सा शीशी निकाली और बोला, यह खास दवा है, इसे पीने के बाद आपका मूड बेहतर हो जाएगा। नान फेंग अब भी उलझन में थी, लेकिन उसने आखिरकार 10,000 हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स देकर वो दवा ले ली। कुछ ही पल बाद उसका चेहरा लाल होने लगा। दिल की धड़कन तेज हो गई और उसे महसूस हुआ कि शरीर में अजीब गर्मी फैल रही है। उधर दूसरी तरफ शिन फेंग आखिरकार शाओ बाई का पीछा करते हुए वहां पहुंच चुका था। उसे देखते ही वो गुस्से में बोला, तू बेवकूफ खरगोश, आखिरकार पकड़ में आ ही गया। शाओ बाई गर्व से बोला, देखा, डील पूरी हो गई, अब आगे तुम्हारी बारी है। शिन फेंग पहले तो कुछ समझा नहीं, लेकिन जैसे ही उसने नान फेंग की हालत देखी उसे अंदाजा हो गया कि ये चालाक खरगोश फिर कोई बड़ा खेल खेल चुका है। नान फेंग की आंखों में अजीब सा लगाव दिखाई दे रहा था। वो मुश्किल से खुद को संभाल पा रही थी। उसे एहसास हुआ कि वो शाओ बाई के जाल में फंस चुकी है। उसने तुरंत अपनी शक्ति से असर रोकने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। कुछ ही पलों बाद वो लड़खड़ाते हुए शिन फेंग की तरफ बढ़ने लगी। दवा के असर में उसे शिन फेंग फेंग चेंग जैसा दिखाई दे रहा था। सालों से दबे हुए उसके भाव अब धीरे धीरे बाहर आने लगे। शिन फेंग स्थिति संभालने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी फेंग चेंग खुद फूलों का गुलदस्ता लेकर वहां पहुंच गया। पूरे दिन सोचने के बाद उसने फैसला किया था कि पिछली गलतफहमियों को भुलाकर सब ठीक कर देगा। साथ ही उसने ठान लिया था कि डेथ मैच एरिना में शिन फेंग को हराकर अपना अपमान भी मिटाएगा। लेकिन जैसे ही उसने सामने का दृश्य देखा वो पूरी तरह जम गया। चांदनी रात में नान फेंग और शिन फेंग साथ खड़े थे और माहौल ऐसा लग रहा था जैसे दोनों एक दूसरे के बेहद करीब हो। शिन फेंग ने तुरंत फेंग चेंग के चेहरे का बदलता भाव पकड़ लिया। वो समझ गया कि अब ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। उसने जानबूझकर नान फेंग को अपने करीब खींच लिया। फेंग चेंग की मुस्कान उसी पल गायब हो गई। उसकी आंखों में साफ दर्द और गुस्सा दिखाई दे रहा था। फिर शिन फेंग ने ऊपर से आवाज लगाई, अरे तुम यहां क्या कर रहे हो? यह सुनते ही फेंग चेंग के अंदर जैसे कुछ टूट गया। उधर नान फेंग अभी भी भ्रम में थी। वो शिन फेंग को ही फेंग चेंग समझ रही थी। धीरे से उसने कहा, जो मैंने कहा वो सच था। यह सुनकर फेंग चेंग को लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर जोरदार वार कर दिया हो। 7 सालों का रिश्ता और अब ये सब। सिस्टम तुरंत गूंजा। चोजन 1 की भावनात्मक स्थिति पर भारी असर। 200,000 विलन पॉइंट्स प्राप्त। मिशन प्रोग्रेस 50%। यह सुनकर शिन फेंग अंदर ही अंदर बेहद खुश हो गया। उसे महसूस हो रहा था कि अब खेल पूरी तरह उसके कंट्रोल में आ चुका है। नान फेंग धीरे से बोलने लगी, कुछ भी हो जाए, जिसे मैं सबसे ज्यादा पसंद करती हूं वो अब भी फेंग चेंग ही है। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, शिन फेंग ने तुरंत उसका मुंह ढक लिया और उसे अपने करीब खींच लिया। दूर खड़ा फेंग चेंग सिर्फ इतना सुन पाया, जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करती हूं। फेंग चेंग, उसका दिमाग पूरी तरह सुन पड़ गया। असलियत क्या थी वो समझ ही नहीं पाया। उधर सिस्टम की आवाज लगातार गूंजने लगी, मिशन पूरा। चोजन 1 को प्रेम से निराश करने पर 500,000 विलन पॉइंट्स प्राप्त। लगातार मिले झटकों ने आखिरकार फेंग चेंग को तोड़ दिया। उसकी आंखें लाल हो गई, बाल बिखर गए और शरीर से काली ऊर्जा निकलने लगी। यहां तक कि उसके पीछे दिखाई देने वाली सुनहरी बुद्ध आभा भी धीरे धीरे काली पड़ गई। फेंग चेंग दर्द और गुस्से में गरज उठा, शिन फेंग, मैं तुम्हें टुकड़ों में बांट दूंगा। शिन फेंग ये देखकर समझ गया कि फेंग चेंग अब धीरे धीरे अंधेरे रास्ते पर उतर चुका है। सिस्टम ने तुरंत नई सूचना दी, चोजन 1 को डिमोनिक पाथ पर धकेलने के लिए लकी ड्रॉ प्राप्त। लेकिन शिन फेंग खुद थोड़ा हैरान था।
उसे उम्मीद नहीं थी कि हालात इतने जल्दी बिगड़ जाएंगे। उधर नान फेंग अब भी दवा के असर में थी। वो शिन फेंग के करीब आने लगी, लेकिन इस बार शिन फेंग ने उसे धीरे से पीछे कर दिया। अब उसके लिए खेल खत्म हो चुका था, क्योंकि फेंग चेंग अब चोजन वन नहीं रहा था और नान फेंग से भी उसे कोई फायदा मिलने वाला नहीं था। शिन फेंग ने लंबी सांस ली। उसे अच्छी तरह पता था कि एक बार कोई अंधेरे रास्ते पर चला जाए तो वापस लौटना आसान नहीं होता। आखिरकार उसने सच बता दिया। उसने नान फेंग को समझाया कि वो दवा के असर में थी और जिसे वो देख रही थी वो असल में फेंग चेंग नहीं था। फेंग चेंग का नाम सुनते ही नान फेंग की चेतना वापस आने लगी। अगले ही पल वो शर्म और गुस्से से चीख उठी और शिन फेंग को वहां से भगा दिया। उधर शाओ बाई दूर खड़ा गर्व से सोच रहा था कि उसने फिर एक परफेक्ट बिजनेस डील पूरी कर ली है। वो नान फेंग के पास आया और बोला, पैसे वापस नहीं होंगे, लेकिन मैं ईमानदार व्यापारी हूं। फिर उसने उसे एक खास गाजर पकड़ा दी और फटाफट अंधेरे में गायब हो गया। नान फेंग उलझन भरे चेहरे से उस गाजर को देखती रह गई। उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि आज रात आखिर हुआ क्या था। मून गॉड पैलेस में उस रात शिन यान अकेली पवित्र झील के किनारे बैठी थी। वो मन ही मन गुस्सा कर रही थी। उसे लग रहा था कि शायद शिन फेंग दूसरी लड़कियों की तरफ इसलिए ज्यादा ध्यान देता है क्योंकि वो उससे ज्यादा खुलकर रहती है। उसने तय कर लिया था कि शिन फेंग लौटेगा तो उसे आसानी से माफ नहीं करेगी। उधर शिन फेंग वापस लौट रहा था और सोच रहा था, इतनी रात हो गई, ये अभी तक सोई क्यों नहीं। लेकिन जैसे ही उसकी नजर शिन यान पर पड़ी वो कुछ पल के लिए रुक गया। चांदनी में उसकी खूबसूरती और भी निखर कर सामने आ रही थी। शिन यान ने भी महसूस कर लिया कि शिन फेंग उसे देख रहा है। वो मन ही मन खुश हुई और जानबूझकर थोड़ा और नखरे दिखाने लगी। शिन फेंग अंदर ही अंदर सोच रहा था, सच में शिन यान बेहद खूबसूरत है। लेकिन अगले ही पल उसने तुरंत कपड़ा उठाकर उसे ढक दिया और बोला, ठंडी हवा चल रही है, बीमार पड़ जाओगी। ये सुनते ही शिन यान का सारा मूड खराब हो गया। उसे लगा था कि शायद इस बार शिन फेंग कुछ रोमांटिक बोलेगा, लेकिन वो तो सच में उसकी चिंता कर रहा था। गुस्से में उसने पूछा, इतनी रात तक कहाँ थे। शिन फेंग एक पल को घबरा गया। वो नान फेंग वाली पूरी घटना तो बता नहीं सकता था। जल्दी से उसने बहाना बनाया और बाहर से लाया हुआ गर्म मीट पाई निकालकर बोला, तुम्हारे लिए लेट नाइट स्नैक लेने गया था। शिन यान ने शक भरी नजर से उसे देखा, लेकिन फिर भी एक बाइट ले ली। कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि उसमें नमक ही नहीं था। तभी शिन फेंग ने सिस्टम से कुछ विलेन पॉइंट्स खर्च करके बैंगनी गुलाबों का गुलदस्ता निकाल लिया। फिर वो गहरी आवाज में बोला, जब सामने वाला खास हो तो स्वाद में नमक कम भी चलेगा। ये सुनते ही शिन यान पूरी तरह शर्म से लाल हो गई। उसका दिमाग कुछ पल के लिए काम करना बंद कर गया। वो जल्दी से फूल लेकर भाग गई, लेकिन चेहरे की मुस्कान छुपा नहीं पा रही थी। दूर खड़ा शाओ बाई ये सब देखकर सोच रहा था, लगता है एक दिन सच में ये दोनों साथ आ ही जाएंगे। उधर शिन फेंग अपने कमरे में लौट आया। अब उसके पास ढेर सारे विलेन पॉइंट्स जमा हो चुके थे। उसने तुरंत ग्रेट परफेक्शन कार्ड इस्तेमाल किया। अगले ही पल उसके शरीर से जबरदस्त सुनहरी ऊर्जा फूट पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई प्राचीन ड्रैगन जाग उठा हो। यहां तक कि शाओ बाई तक डर से कांप उठा, क्योंकि वो समझ गया था कि शिन फेंग की ताकत अब एक नए स्तर पर पहुंच चुकी है। शिन फेंग के शरीर पर उभरता सुनहरा ड्रैगन निशान देखकर शाओ बाई तक कांप उठा। 7 सालों में उसने शिन फेंग को कभी इस शक्ति का इस्तेमाल करते नहीं देखा था, लेकिन सिर्फ उसकी आभा ही डर पैदा करने के लिए काफी थी। शिन फेंग ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और तुरंत सिस्टम खोल दिया। अब उसकी नजर अगले इनाम पर थी, ग्लोरियस गॉट योर यंग ट्रेजर। सिस्टम की आवाज गूंजी, बधाई हो, होस्ट को स्वॉर्ड इंटेंट अपग्रेड कार्ड प्राप्त हुआ है। शिन फेंग थोड़ा हैरान हुआ। तब सिस्टम ने समझाया कि तलवार की मंशा भी अलग अलग स्तरों में होती है और हर स्तर पिछले से कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है। शिन फेंग ने तुरंत कहा, समझ गया, सीधे इस्तेमाल करो। अगले ही पल उसके दिमाग में 8 विशाल शब्द गूंज उठे। तलवार की धार नदियों की तरह बहती है और आकाश तक को चीर देती है। उसके सामने एक प्राचीन योद्धा की छवि उभरी, वही पुरानी ब्लेड तकनीक, लेकिन इस बार उसकी शक्ति आसमान तक को हिला देने वाली थी। तलवार की ऊर्जा पूरे कमरे में फैल गई। जो भी उसे महसूस करता उसके शरीर में सिहरन दौड़ जाती। कुछ देर बाद शिन फेंग ने धीरे धीरे आंखें खोली। अब उसकी स्वॉर्ड इंटेंट पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी। तभी एक मक्खी उसके पास भिनभिनाती हुई आई, लेकिन अगले ही पल स्विश, वो हवा में ही कई टुकड़ों में कट गई। शिन फेंग हल्का मुस्कुराया, बुरी नहीं है ये ताकत। इसके बाद उसने फेंग चेंग के डेमोनिक पथ पर गिरने से मिले लकी ड्रॉ का इस्तेमाल किया। सिस्टम फिर गूंजा, बधाई हो, होस्ट को प्राप्त हुआ कान टियान ओवरलॉर्ड बॉडी। ये एक बेहद दुर्लभ और खतरनाक युद्ध शरीर था, जिसकी सबसे बड़ी खासियत थी जितनी ज्यादा लड़ाई उतनी ज्यादा ताकत। यहां तक कि इसकी पूर्ण अवस्था में इंसान अमर योद्धाओं जैसी शक्ति हासिल कर सकता था। यह सुनकर शिन फेंग बेहद खुश हो गया। असल में पिछले 7 सालों से वो जानबूझकर अपनी असली ताकत छुपाकर चल रहा था, क्योंकि उसे पता था कि इस दुनिया में चोजन वंस से लड़ने के लिए सिर्फ प्रतिभा नहीं बल्कि खतरनाक हथियार और शक्तियां भी चाहिए होती है। लेकिन तभी अचानक उसके दिमाग में जोरदार गर्जना हुई। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे समय पीछे लौट गया हो। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो खुद को एक प्राचीन युद्ध भूमि में खड़ा पाया। चारों तरफ अंधेरे योद्धाओं की भीड़ थी। आसमान तक युद्ध की गर्जना गूंज रही थी। खून, आग और चीखों से पूरा मैदान कांप रहा था। यहां तक कि शिन फेंग के हाथ में पकड़ी दिव्य तलवार भी कंपन करने लगी, जैसे वो खुद इस युद्ध में उतरने के लिए बेचैन हो। अचानक प्राचीन युद्ध भूमि में एक भारी कवच पहने सेनापति भाला लेकर शिन फेंग की तरफ दौड़ा। उसका हमला बेहद खतरनाक था, लेकिन शिन फेंग ने उसे एक ही पल में रोककर पलटवार किया। अगले ही सेकंड वो सेनापति हवा में बिखर गया। यही थी कांग टियान ओवरलॉर्ड बॉडी की असली ताकत। शिन फेंग के अंदर का खून उबलने लगा। उसे महसूस हुआ जैसे उसकी आत्मा खुद युद्ध के लिए बनी हो। वो हल्का सा मुस्कुराया और सीधे उस प्राचीन रणभूमि के बीचों बीच कूद पड़ा। आओ, आज खुलकर लड़ते हैं। अगली सुबह शिन फेंग अभी भी गहरी नींद में था, जबकि शाओ बाई पूरी रात जागने की वजह से थका हुआ बैठा था। उसे डर था कि कल रात की शक्ति का असर कहीं शिन फेंग पर ज्यादा न पड़ गया हो, इसलिए उसने उसे जगाने के लिए 2 जोरदार थप्पड़ मार दिए। लेकिन जब शिन फेंग फिर भी नहीं उठा तो शाओ बाई ने अपना अंतिम हथियार इस्तेमाल किया। वो चिल्लाया, मून गॉड पैलेस की लड़कियां
आज खास काले कपड़ों में तैयार हो रही है। बस इतना सुनना था कि शिन फेंग तुरंत उठ बैठा। कहा है, मुझे भी देखना है। लेकिन चेहरे का दर्द महसूस होते ही उसे समझ आया कि कुछ गड़बड़ है। शाओ बाई जल्दी से बहाना बनाते हुए बोला, तुम ज्यादा ट्रेनिंग से थक गए थे, सुंदर चीजें देखने से जल्दी ठीक हो जाओगे। शिन फेंग ने बात सच मान ली और तुरंत बाहर जाने की तैयारी करने लगा। उधर यिन यू साम्राज्य में जीवन मरण टूर्नामेंट की शुरुआत का घंटा बज चुका था। पूरे साम्राज्य के बड़े शहरों में जादुई स्क्रीन लगाई गई थी, जहां लोग लाइव मुकाबले देखने वाले थे। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले सभी प्रतिभागियों की ताकत की रैंकिंग दिखाई गई और जब लोगों ने शिन फेंग का नाम देखा, पूरा साम्राज्य हैरान रह गया। उसकी रैंक थी 30,000 के नीचे। लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। इतने बड़े नाम की इतनी खराब रैंक। तभी स्क्रीन पर मशहूर मार्शल आर्ट विशेषज्ञ मा गुओ दिखाई दिए। उन्होंने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, शिन फेंग प्रतिभाशाली जरूर है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी अपनी ताकत है। सब लोग चौंक गए। फिर उन्होंने समझाया, उसके पास बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन जब एक इंसान हर चीज सीखने लगता है तो उसकी असली ताकत बिखर जाती है। पूरा साम्राज्य अब ध्यान से उनकी बात सुन रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि असली शिन फेंग उनकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा खतरनाक बन चुका है। मा गुओ की बात सुनकर दर्शक तुरंत सहमत होने लगे। उन्हें लगा कि अब सारी बात साफ हो चुकी है, तो इसलिए शिन फेंग 7 साल में सिर्फ सुपरनेचुरल 9वें स्तर तक पहुंचा। कुछ लोग तो उसका मजाक उड़ाने लगे। सुना है यूशन पैलेस पहुंचने के बाद वो सिर्फ मौज मस्ती करता रहा, ट्रेनिंग तो नाम की भी नहीं। फिर स्क्रीन पर लड़की ने अगला सवाल पूछा, क्या आपको लगता है कि शिन फेंग इस जीवन मरण टूर्नामेंट में सबको चौंका सकता है? मा गुओ ने तुरंत सिर हिलाया, बिल्कुल नहीं। वो आगे बोला, कमजोर स्तर, बिखरी हुई तकनीकें और असली महारत किसी में नहीं। ऐसा इंसान इतने बड़े योद्धाओं के सामने टिक ही नहीं सकता। उसका आत्मविश्वास भरा विश्लेषण सुनकर बाहर बैठे लोग पूरी तरह यकीन करने लगे कि शिन फेंग ज्यादा दूर नहीं जाएगा। लेकिन उसी समय शिन फेंग अपने कमरे में लगातार छींक रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि बाहर लोग उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। तभी अचानक उसके पास एक ट्रांसपोर्टेशन सर्कल चमका। अगले ही पल शिन फेंग और शाओ बाई सीधे जीवन मरण एरिना के अंदर पहुंच चुके थे। चारों तरफ घना जंगल फैला हुआ था। जमीन पर विशाल राक्षसी जीवों की लाशें पड़ी थी। हवा में खून और मौत की गंध भरी हुई थी। दूर दूर तक दहाड़े और लड़ाई की आवाजें गूंज रही थी। यहां तक कि कई जगह इंसानों और याओ बीस्ट के कटे हुए अवशेष भी दिखाई दे रहे थे। पूरा माहौल इतना डरावना था कि शाओ बाई तक सिहर उठा। तभी दूर कहीं जोरदार विस्फोट और लड़ाई की आवाजें आने लगी। लग रहा था कि बाकी प्रतिभागी पहले ही लड़ाई शुरू कर चुके हैं, लेकिन सबकी उम्मीद के उलट शिन फेंग तुरंत दूसरी दिशा में भागने लगा। शाओ बाई हैरान रह गया। तब शिन फेंग ने शांत होकर समझाया, अभी सबसे खतरनाक समय है। यहां सिर्फ 10,000 प्रतिभागी ही नहीं, छिपे हुए याओ बीस्ट भी हमला कर रहे हैं। जो लोग शुरुआत में ही लड़ने को देंगे वो बेवजह थक जाएंगे। फिर वो मुस्कुराया, असली खिलाड़ी शुरुआत में नहीं, आखिर में खेलते हैं। उसकी बात सुनकर शाओ बाई की आंखों में और भी सम्मान भर गया। इस तरह पूरा एक दिन और एक रात बीत गई। उधर बाहर स्क्रीन पर रैंकिंग बदल चुकी थी। शिन फेंग अब 30,000 से गिरकर सीधे 50,000 पर पहुंच गया था। लोगों ने तुरंत निष्कर्ष निकाल लिया कि वो किसी ताकतवर योद्धा से हार चुका है। कुछ लोग तो उसकी तुलना मशहूर प्रतिभाशाली योद्धा दानचिंग सोंगचुआन से करने लगे, जिसने सिर्फ 18 साल की उम्र में एंटरिंग दाओ रियल्म हासिल कर लिया था। सबको लग रहा था कि शिन फेंग उससे बहुत पीछे है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि असली शिकार अभी शुरू ही नहीं हुआ था। यिन यू साम्राज्य के महल में सम्राट लू बा दीक्वान शांत चेहरा लेकर टूर्नामेंट देख रहा था। नीचे बैठी राजकुमारी नानफेंग जब शिन फेंग की गिरती हुई रैंकिंग देखती तो मन ही मन खुश हो जाती। उसे लग रहा था कि आखिरकार शिन फेंग को उसकी हरकतों की कीमत मिल रही है। लेकिन दूसरी तरफ जी यान को चिंता हो रही थी। उसे यकीन था कि शिन फेंग बिना वजह पीछे नहीं हट सकता। उधर एरिना के अंदर शिन फेंग ने समय गिना और हल्का मुस्कुराया। अब असली खेल शुरू करने का वक्त आ गया है। शाओ बाई तुरंत उत्साहित होकर उसकी तलवार लेकर आया, लेकिन शिन फेंग ने सिर हिलाया। वो बोला, असली खिलाड़ी बिना हथियार के भी खेल जीत लेते हैं। शाओ बाई को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने बहस नहीं की। शिन फेंग ने जल्दी ही अपनी नई चाल समझाई। पहले दिन की लड़ाइयों के बाद सारे योद्धा थक चुके थे और उन्हें पानी की जरूरत पड़ने वाली थी। इसलिए वो और शाओ बाई नदी के पास पहुंचे, अपने साथ लाया हुआ खास पाउडर पानी में मिला दिया और चुपचाप छिपकर बैठ गए। कुछ ही देर बाद कई याओ बीस नदी पर पानी पीने आए। पानी पीते ही वो अजीब तरह से बेचैन और आक्रामक हो गए। इसी बीच कई प्रतिभागी उन याओ बीस को देखकर हमला करने दौड़ पड़े। पहले से उत्तेजित और गुस्से में भरे याओ बीस तुरंत उन पर टूट पड़े। कुछ ही मिनटों में वहां भयानक लड़ाई शुरू हो गई। चारों तरफ धमाके, दहाड़े और चीखें गूंजने लगी। शिन फेंग दूर बैठा मुस्कुरा रहा था। उसकी योजना बिल्कुल काम कर रही थी। लंबी लड़ाई के बाद प्रतिभागी पूरी तरह थक चुके थे। सब लोग तेजी से नदी की तरफ भागे और पानी पीने लगे। लेकिन कुछ देर बाद उन्हें महसूस हुआ कि शरीर में अजीब गर्मी और बेचैनी फैल रही है। सबको समझ आने लगा कि पानी में कुछ गड़बड़ है। लोग घबराकर एक दूसरे को देखने लगे। माहौल पूरी तरह अराजक हो चुका था। दूर छिपा शिन फेंग ये सब देखकर शांत आवाज में बोला, कभी कभी लड़ाई ताकत से नहीं, दिमाग से जीती जाती है।